इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड चामुई को देख पाते हैं, जो कि अपने शूट पर बिजी थी और वो एक ऊंचाई पर चढ़कर खुद से ही कह रही थी क्या कई साल पहले यहाँ पर राजा रहा करता था। उसके लिए यहाँ से इन खूबसूरत वादियों को देखना कितना ज्यादा अच्छा रहा होगा। पता नहीं ये जमीन कितनी बड़ी है, काश ये मेरे पास भी होती। तभी चामुई को कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और उसे बताया जाता है कि उसे क्या रोल करना है और क्या क्या बोलना है। तभी वहाँ पर इस फिल्म के हीरो की भी एंट्री हो जाती है और वो चामुई के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। चामुई हीरो से कह रही थी कि इस शूट पर हम कितने ज्यादा बिजी रहे और हमारे अंदर दोस्ती भी हो गई। हम हीरो को देख पाते जो कि लगातार चामुई को देखे जा रहा था। वो उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी हीरो चामुई की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है दूसरी लैंग्वेज के अंदर कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जो चीज सुनकर दूसरी साइड जो चामुई को इंस्ट्रक्शन दे रहा था बंदा यानी कि जू, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि शायद ये लाइन स्क्रिप्ट के अंदर थी नहीं। चामुई को ये लाइन बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, इस वजह से वो जू से पूछती है कि आखिर इन्होंने क्या कहा। जू कहता है कि तुम्हें इसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए थी। उन्होंने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है। चामुई को तो अब भी यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया था, वो तो इधर उधर देखने लग जाती है। इसके साथ ही इस ड्रामा का इंट्रो स्टार्ट होता है और फिर हमें जू को दिखाया जाता है जो कि एक डायरेक्टर के पास आया हुआ था। डायरेक्टर उससे कह रहा था कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, एक तुम ही तो हो जो मेरे मुंह से निकली हर बेकार बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जू कहता है कि मेरा स्पेन जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप थोड़ा सा ड्रिंक करना कम कर दो, क्योंकि जो अभी तुम शूट कर रहे हो उस मूवी के अंदर फर्स्ट हस्बैंड का नाम हियोन सू है, ना कि पार्किन चियोल है। डायरेक्टर कहता है कि यानी कि यांग सूक के फर्स्ट हस्बैंड का नाम हियोन सू है। जू कहता है कि नोवेल आपने लिखी है या फिर मैंने लिखी है। जिसके साथ ही जू तो कहता है कि मुझे कहीं पर जाना है। ये कहकर वो तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। इसके साथ ही जब वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचता है तो हम वहाँ पर चामुई को देख पाते हैं जो कि अभी जू को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। जब जू एक कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा था तब चामुई उसकी साइड से निकलती है, मतलब जहाँ जहाँ जू जा रहा था वहाँ पर हम चामुई को देख पाते हैं। वो एक दूसरे को भले ही नहीं जानते हो लेकिन ये दोनों एक साथ ही आगे पीछे घूम रहे थे। जब दोनों ट्रेन स्टेशन पर खड़े हुए थे तो दोनों एक ही साइड में खड़े हुए थे और वो भी एक ही ट्रेन के लिए। जब ये दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम जू को भी देख पाते हैं और चामुई को भी देख पाते हैं। चामुई ऐसी ट्रेन के अंदर जब जू के साथ जा रही थी तो वो तो जू के कंधों पर अपना सिर रखकर सो गई थी। इसके साथ ही चामुई एक टाउन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर आते ही वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आती है। चामुई तो साउथ कोरिया से थी, उसे जापानीज नहीं आती थी और वो अभी जापान में आ रखी थी और ये जापान का रेस्टोरेंट था। इस वजह से वो वहाँ की ओनर को एक वीडियो दिखाती है जहाँ पर वो एक रैमन के बारे में बता रही थी। तो ओनर समझ जाती है कि इसे रैमन खाना है। चामुई यहाँ पर आकर एक चेयर पर बैठती है कि तभी यहाँ पर जू भी पहुँच जाता है और उसके साइड वाली टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी चामुई की नजर उसके एक पेपर पर पड़ती जो कि उसने पकड़ रखा था, वो चाइनीज में लिखा हुआ था। तो चामुई को ऐसा लगता है कि वो चाइनीज बंदा है। चामुई तो फोन में देखती देखती कुछ कर रही थी और वो कहती है कि क्या मैं इसके अंदर थोड़ी सी गाली दे सकती हूँ। तो फोन को लेकर कुछ एब्यूजिंग वर्ड यूज करती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे साइड में बैठे जू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जू तो हैरान था ये बिना मतलब ऐसे एब्यूजिंग वर्ड यूज क्यों कर रही है, मतलब गाली क्यों दे रही है। लेकिन जिस तरीके के जू के एक्सप्रेशंस बन चुके थे वो चीज देखकर चामुई को समझ में आ जाता है कि ये बंदा कोरियन ही है। वो कहती है कि यहाँ पर बैठकर मेरी बातें सुनने का नाटक कर रहे हो। जू कहता है कि चाइनीज, मैंने कब कहा मैं चाइनीज हूँ। चामुई कहती है कि तुम्हारे हाथ में पेपर तो चाइनीज में ही है ना। जू कहता है कि मैं चाइनीज के अलावा और भी लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ। चामुई कहती कि हाँ बहुत अच्छा मजाक है, आप चुप हो जाओ। ये दोनों यहाँ पर लड़ना शुरू ही करते हैं कि तभी यहाँ पर एक बच्चे के गले में कुछ चीज अटक जाती है। उसकी मॉम काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वो बच्चे को उठाता है और एम्बुलेंस को कॉल करने को कहता है और उसे लेकर भागता है। लेकिन इस दौरान जू का जो थोड़ा सा सम्मान था वो चामुई के पास ही रह जाता है। अब बच्चे की मदद करने के बाद जू तो सीधा चामुई के पास आता है अपना सामान लेने के लिए और वो अपना सामान लेकर जाने लगता है। लेकिन चामुई उसके बैग को कस के पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और कहती है कि पहले मैंने सोचा था कि मेरी मदद एआई कर देगा, लेकिन एआई से ज्यादा मुझे ह्यूमन का यूज करना चाहिए, मतलब मदद लेनी चाहिए। पहले तो जू चामुई को मना करता है, लेकिन चामुई के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो कहता है कि ठीक है मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं एब्यूजिंग वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करूंगा। चामुई कहती कि ठीक है। दरअसल चामुई यहाँ पर एक बंदे को ढूंढने के लिए आई हुई थी। फिर चामुई वापस से जू को लेकर उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाती है और उसी ओनर से पूछती है कि आखिर सिन नाम का बंदा कहाँ पर है। जू चामुई को ट्रांसलेट करके बताता है कि ये ओनर कह रही है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड को पता होगा कि वो कहाँ पर है।
है। जब ये लोग उस लड़की से मिलते हैं तो वो बताती है कि वो तो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। चामुई कहती है कि हमारा ब्रेकअप तो 3 महीने पहले हुआ था। ये तो सच में एक धोखेबाज है। चामुई तो ये कहकर गुस्से से बाहर की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो जू से कहती कि मुझे चामुई से कुछ कहना था। वो जू को कुछ बताती है और जू बाहर भागता हुआ आता है और चामुई से कहता है कि प्रेग्नेंट लेडी ने अभी अभी मुझे बताया कि उसके जो बेबी का डैड है वो उसका एक्स हस्बैंड है, लेकिन अगर अब भी जिन चामुई के साथ रहना चाहेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। जब ये बात चामुई सुनती है तो वो कहती है कि ये बात उसने दिल से कही या फिर ऐसी कह दी। जू कहता है कि ये सोचना मेरा काम नहीं है, मेरा काम था ट्रांसलेट करना और मैंने कर दिया। चामुई कहती है कि फिर मुझे उसे छोड़ देना चाहिए क्या? जू कहता है कि जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तुम्हें उन दोनों को एक साथ छोड़ देना चाहिए। लेकिन चामुई ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि लोग मुझे पागल कहे या फिर कुछ भी कहे, मुझे उससे बस एक बारी बात करनी है। लेकिन जू जाने से मना कर देता और कहता है कि तुम्हें गाली देने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिडिल फिंगर दिखा दो। चामुई कहती है कि उसका प्यार प्यार है लेकिन मेरे प्यार का क्या? और वो ये बात काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहती है। उसने बस मुझसे जाते हुए कहा कि मुझे ब्रेकअप करना है और उसने ब्रेकअप करके वापस मुड़कर तक नहीं देखा। मुझे लगा था वो पिछली बार की तरह वापस आ जाएगा क्योंकि उसने ऐसा पहले भी किया था। चामुई काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहती है कि मुझे ये रिश्ता इस तरीके से खत्म नहीं करना, बस मेरी लास्ट बार हेल्प कर दो। मैं बस उससे एक बार बात करना चाहती हूँ, फिर मैं खुद ही सब कुछ खत्म करके वहाँ से चली जाऊंगी, यहाँ से चली जाऊंगी। अब चामुई एक बार फिर से जू के साथ सी प्रेग्नेंट लेडी के पास आ जाती है और उससे जू के जरिए पूछती है कि जिन कई बारी मुझे बिना बताए गायब हो जाया करता था 1 महीने 1 वीक के लिए और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, क्या वो तुम्हारे पास आया करता था? और ये सच था कि वो इसी लेडी के पास आता था। ये चीज सुनकर ही चामुई को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आजकल भी काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, फिर चाहे हम लड़कों को देखे या फिर लड़कियों को देखे। चामुई प्रेग्नेंट लेडी से कहती है कि भले ही मैं दुखी हूँ, भले ही उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हैप्पी रहो, तुम खुश रहो अपने बेबी और उस लड़के के साथ में। वैसे जो चामुई के साथ रिलेट कर पा रहा है कमेंट के अंदर जरूर बताना, क्योंकि मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि करंट सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। खैर चामुई को इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उसे यहाँ पर रोना आ रहा था, वैसे जू तो उसे धीरे से हग कर लेता है, यानी गले लगा लेता है। बाहर आने के बाद चामुई को काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था, काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। इस वजह से वो जू से कहती कि अब मुझे चलना चाहिए, तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर दी उसके लिए शुक्रिया। और वो जाते जाते कहती अरिगातो, यानी कि जापानीज थैंक्स। अब दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर निकल चुके थे, लेकिन जब चामुई एक जगह से जा रही थी तभी उसका फोन रिंग करता है। जब वो अपना फोन चेक करती तो उसमें तो कोई भी रिंगिंग नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पास एक दूसरा फोन भी था जो कि जू का था, उसके पास रह चुका था। चामुई उसे फोन देकर यहाँ से जाने वाली थी, जू चामुई की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? जू कहती कि अचानक से तुम्हारा मूड कैसे चेंज हो गया, अभी तक तो तुम मुझसे दूर जाना चाहते थे। जू कहता है कि जिस बच्चे की मैंने हेल्प करी थी उस इटालियन फैमिली ने 2 जनों को डिनर पर बुलाया है, तो तुम चल सकती हो क्या? चामुई कहती कि ठीक है मैं चल सकती हूँ, तो चलो। जू कहता है कि डिनर 7 बजे के बाद है, इतने हम एक काम कर सकते हैं, हम साथ में यहाँ पर घूम सकते हैं। चामुई कहती कि ठीक है हम घूम सकते हैं। फिर दोनों जब आगे की तरफ जाते हैं तो जू चामुई से कहता है कि क्या तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो? चामुई कहती कि मैं कोई टॉप एक्ट्रेस तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ मूवीज में काम किया है, कुछ ड्रामास में काम किया है। एक मूवी इनमें से काफी ज्यादा पॉपुलर थी जिसके बारे में तो चामुई से कहता है कि वो फिल्म तो लगभग 1 करोड़ लोगों ने देखी थी। लेकिन चामुई कहती है कि हाँ वो 1 करोड़ लोगों ने देखी थी, लेकिन मेरा सीन तो सिर्फ 1 सेकंड का था, तो मुझे कौन ही याद रखेगा, मैं कोई टॉप स्टार नहीं हूँ ना। और वैसे भी उस लड़की के पास से जिसके पास से हम अभी आ रहे हैं उसने भी मुझसे यही कहा ना कि मैं एक बहुत नाकामयाब एक्ट्रेस हूँ, मेरे बस की कुछ भी नहीं। लेकिन जू चामुई से कहता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी, क्योंकि उस लड़के ने तुम्हें बेकार समझकर छोड़ दिया, लेकिन अब तो तुम्हें हैप्पी रहना चाहिए। खैर ये लाइन रियलिटी में कोई लड़की बोले तो ज्यादा अच्छी लगेगी, बट आई डोंट थिंक दिस इज पॉसिबल। खैर इसके बाद चामुई और जू एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, फोटो खींचते हैं। और आज के दिन चामुई काफी अच्छे पोस्ट करती है और जू से पूछती है कि क्या तुम इंस्टाग्राम पर नहीं हो? जू कहता है कि मेरा अकाउंट तो है लेकिन वो प्राइवेट है। चामुई अपने फॉलोअर्स जू को दिखाती जो कि 9000 प्लस थे। जू कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो करूँ? चामुई कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो बैक करूंगी, मैं सबको नहीं करती। जू कहता है कि मैं फेमस लोगों को ज्यादातर फॉलो नहीं करता। चामुई कहती है कि मैं फेमस नहीं हूँ ज्यादा। जू कहता है कि तुमने तो कहा था तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगी और तुम्हारे फॉलोअर्स 10 मिलियन हो जाएंगे। खैर जिस लड़की को मैं जानता हूँ उसके 1 मिलियन होने वाले हैं, उसके भी 10 मिलियन जल्दी हो जाए, क्योंकि वो मेहनत बहुत ज्यादा करती है। खैर अब हम दोस्त नहीं है। यहाँ जू अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि उसे भी एक लड़की पसंद किया करती थी, उसने तो पूरा आइलैंड मांगा था गिफ्ट में और उसका आज बर्थडे भी है। चामुई खुश होकर कहती है कि तो तुम्हें उसे
अपने साथ लेकर आना चाहिए था ना। जू थोड़ा सा उदास होकर कहता है कि हाँ उसका आज बर्थडे है लेकिन वो किसी और के साथ मना रही है, और 16 फेब का भी किसी का बर्थडे है, वो भी इस साल किसी और के साथ मनाएगी। जू चाउमी से कहता है कि कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें हो गई, हम आगे बढ़ते हैं, चलो चलते हैं। दोनों चलते चलते एक जगह पर आ जाते हैं। जू तो एक ट्रेन स्टेशन के दूसरी तरफ चला जाता है, चाउमी एक जगह पर रह जाती है, मतलब दूसरी तरफ। जू के पास एक लड़के का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि जिस उनका आज बर्थडे है तुम तो जानते ही हो, लेकिन वो मुझे कहीं पर मिल नहीं रही, वो ऐसा लग रहा है जापान के अंदर गई है, उसने एक पोस्ट किया है। जैसे जू उस पोस्ट को देखता है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। चाउमी पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तो जू कहता है कि जिस लड़की का आज बर्थडे है वो तो यही जापान के अंदर आ रखी है। चाउमी कहती है कि फिर तो तुम मुझसे मिलने के लिए जाना चाहिए ना, जल्दी जल्दी जाओ, तुम मेरी फिक्र मत करो और इस बार उसे अच्छे से मनाना, पिछली बार की तरह गलती मत करना। इन जैसे बीच में से निकलती है। जू वहाँ पर चाउमी को दिखता ही नहीं है। वो कहती है कि शायद चला गया, अच्छा है, लेकिन मुझे उसका नंबर ले लेना चाहिए था, पता नहीं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा या फिर नहीं। वहीं जू बहुत तेज तेज भागकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आ रखी थी। जिसके बाद हम चाउमी को देख पाते हैं एक फिल्म का शूट करते हुए। एक ज़ॉम्बी मूवी थी और चाउमी की एक्टिंग एक नंबर थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके लिए भी उसे कोई भी याद नहीं रखने वाला। जिस तरीके से मैं ये ड्रामा एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे ही भी काफी लोग कर रहे हैं, तो मुझे कौन ही याद रखने वाला है। मैं चाहता हूँ मुझे याद रखा जाए और मेरे सब्सक्राइबर्स को भी। इसके बाद चाउमी को एक ऊंचाई से एक शॉट करना था, इसके लिए वो रेडी भी होती है और शॉट भी पूरा हो जाता है। जब उसे ऊपर लेकर आया जा रहा था तभी वो रस्सी टूट जाती है और चाउमी तो सीधा और तेजी से जमीन पर आकर गिरती है। नीचे चाउमी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और ऊपर फायरवर्क्स हो रहे थे। चाउमी कहती कि मैंने हमेशा देखा, मेरी जिंदगी में कभी इस तरीके से उजाला आया ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बस अंधेरे में बीती है। चाउमी की जब बाद में आंख खोलती तो उसके आसपास काफी सारे डॉक्टर्स थे, मतलब चाउमी अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। जो कैरेक्टर उसने किया था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और हर जगह ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। वहीं रात को जब जू एक जगह से जा रहा था तभी वो न्यूज देख रहा था, तो उसे पता चलता है कि चाउमी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है और वो उसे ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जू को देख पाते हैं जो कि अपने घर पर वापस जा रहा था। तभी यहाँ पर जो उसका ड्राइवर था वो सामने की तरफ देख पाता है जहाँ पर कोई तो सेलिब्रिटी आ रखा था, जिसके साथ ही वो जू को अपनी कार में बैठाता है और वहाँ से ले जाने लग जाता है। लेकिन वो रास्ते में जू से कह रहा था कि क्या तुम कभी किसी सेलिब्रिटी से मिले हो। तभी जू अपनी यादों में खो जाता है जहाँ वो चामुई से मिला था और चामुई ने उससे कहा था कि मैं एक मूवी के अंदर थी लेकिन मेरा सीन सिर्फ 1 सेकंड का था, इस वजह से लोगों को मैं याद भी नहीं होंगी। और जब वो उसके पास से जा रही थी, जब उसने जू से कहा था कि अगर मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन पाई तो तुम मुझे फॉलो जरूर से करोगे, जिसके साथ ही जू अपना फोन निकालता है और चामुई को फॉलो कर लेता है। तभी वो उसकी प्रोफाइल पर एक पिक दिख पाता है जिसके अंदर वो खुद था, क्योंकि चामुई ने दूर से उस दिन उसकी एक फोटो क्लिक कर ली थी और उसे पोस्ट भी कर दिया था। और चामुई ने कैप्शन में लिखा था कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसी वक्त जू ने चामुई को एक मैसेज भी कर दिया था, क्योंकि जिस दिन वो मिलने वाले थे रात को डिनर के लिए, उस दिन जू उससे मिल ही नहीं पाया था। तभी यहाँ बाहर की तरफ कुछ फायरवर्क्स जलने लग जाते हैं और ये वही दिन था जिस दिन चामुई अपना डोरामी वाला रोल प्ले कर रही थी और तभी उसकी रस्सी टूट गई थी और वो जमीन पर जाकर गिरी थी। जहाँ सारी दुनिया जश्न मना रही थी वहाँ चामुई बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इसी के साथ हमें चामुई का एक रोल दिखाया जाता है डोरामी वाला, जिसके अंदर वो काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही थी और वो एक बंदे को उठाकर दूर फेंकती जिसे कुछ ज़ॉम्बीज़ आकर खा जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चामुई एक शो पर आ रखी थी, क्योंकि जिस मूवी के अंदर उसने डोरामी का रोल प्ले किया था उसके अंदर डोरामी का एक डांस भी था जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर ये एक ट्रेंड बन गया और डोरामी को अब तक लोग काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। अब चामुई का शो पे से जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है, अपने रूम के अंदर आकर बैठती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इस वजह से मुझे ड्रेस खोलनी पड़ेगी। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि तुम डोरामी हो, अब तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम इस ड्रेस के साथ में भी वॉशरूम में जा सकती हो। तभी डोरामी थोड़ी सी सैड होती हुई अपने असिस्टेंट से कहती है कि क्या ये सब सच में हो रहा है, क्योंकि मुझे इस पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि एक दिन मैं अपनी आखिरी सांस ले रही थी और कोमा में चली गई थी, लेकिन जब मेरी आंख खोली तो यहाँ सब कुछ बदल चुका था, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा ये सच में हो रहा है। तभी असिस्टेंट बाहर की तरफ जाता है और चामुई अपने इंस्टाग्राम खोलकर उस पर फॉलोअर्स देखती है जो कि 10 मिलियन हो चुके थे। जो चीज देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी फोन रख रही थी, वो नीचे गिर जाता है और जैसे वो उस फोन को उठाती है तभी उसकी नजर मिरर के अंदर जाती
होती है, जहाँ पर वो खुद को तो देख पाती है लेकिन डोरामी वाले रूप में। चामुई को ये डोरामी वाला रूप काफी ज्यादा हॉरर लगता है, काफी ज्यादा डरावना लगता है। वो तो काफी ज्यादा डर जाती है कि तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। इसी के साथ हम जू को देख पाते हैं, जो कि अपने घर पर आ गया था और वो यहाँ पर अपने अंकल मिस्टर किम को देख पाता है, जिन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों को बुला रखा था और वो अपना बड़ा सा घर उन्हें दिखा रहे थे। जैसे ही बाहर से आए हुए लोग वापस चले जाते हैं, जू अपने अंकल किम से कहता है कि आप ऐसे ही किसी को यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि आपको पता है ना ये घर मेरा है। मिस्टर किम कहता है कि घर तो तुम्हारा है, लेकिन ये बुक्स मुझे चाहिए ना। जू कहता है कि इन बुक्स की वजह से ही मैं ये घर सेल नहीं कर पा रहा, आप मोम से बोल दीजिए कि ये सारा का सारा सामान वो अपने साथ ले जाए। तभी अंकल किम जू से कहता है कि अगर तुम शादी कर लोगे तो वो जरूर से यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि वो तो बाहर रहती है ना देश से। तभी अंकल किम कहता है कि मुझे पता चला कि तुम उस लड़की के साथ घूम रहे थे ना जिसने डोरामी वाला रोल किया है, मैंने उसकी प्रोफाइल पर तुम्हारी एक फोटो भी देखी। जू तो कहता है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं हूँ, और वैसे ही मैं उसके साथ नहीं घूम रहा था। रात को जू अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ था, जहाँ उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे उस फोटो की वजह से, जो कि डोरामी ने यानी कि चामुई ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रखी थी। जबकि जू तो उनसे कह रहा था कि वो लड़का मैं नहीं हूँ। वही हम चामुई को देख पाते हैं, उसके तो अलग अलग फोटोशूट चल रहे थे, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर वही सबसे ज्यादा फेमस थी। तभी एक जगह पर चामुई का एक इंटरव्यू भी था, लेकिन उसके अंदर उसे इंग्लिश में इंटरव्यू देना था और ट्रांसलेटर की जरूरत थी, क्योंकि उसे इंग्लिश ज्यादा अच्छे से नहीं आती थी, क्योंकि वो कोरियन थी। अब इंटरव्यू शुरू होने ही वाला था, चामुई अपनी चेयर पर जाकर बैठ भी जाती है और तभी सामने से एक लेडी उससे एक क्वेश्चन पूछती है। चामुई का ट्रांसलेटर उसके पीछे से उसे बोलता है, और जैसे ही वो बोलता है चामुई उसकी आवाज सुन पाती है और उसे देखती है तो वो तो कम्प्लीटली शॉक थी, क्योंकि ये ट्रांसलेटर और कोई नहीं बल्कि जू था। और जू को देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रही थी लेडी, वो कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद एक क्वेश्चन और पूछती है, वो था उसकी प्रोफाइल पर जिस लड़की की फोटो उसने पोस्ट कर रखी, वो लड़का है कौन। चामुई कहती है कि वो तो ऐसे ही मैंने रैंडमली एक फोटो क्लिक कर ली थी, वो तो बस एक अजनबी था जिससे मैंने रास्ता पूछा था। अब इंटरव्यू के बाद जू को चामुई से कुछ तो बात करनी थी, इस वजह से उसका असिस्टेंट उसे उसकी वैन में लेकर चला जाता है। लेकिन जैसे वो वैन के अंदर आता है, यहाँ पर चामुई उससे कहने लग जाती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी मैं तुमसे दोबारा से मिलूंगी। जू यहाँ पर चामुई से कहता है कि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है, लेकिन वैसे ही चामुई का असिस्टेंट कहता है कि हम उस जगह पर पहुंच गए जहाँ पर उसका सेकंड इंटरव्यू होने वाला है। इस वजह से चामुई जू की बात सुनी नहीं पाती और उसे यहाँ से जाना पड़ता है। अब जब सेकंड इंटरव्यू के लिए चामुई रेडी हो रही थी, वो अपने असिस्टेंट को कॉल करती है, लेकिन वो पिकअप ही नहीं करता। जू चामुई की आवाज सुन पा रहा था। दूसरी तरफ चामुई को जो लड़की रेडी कर रही थी, वो चामुई से कहती है कि आखिर वो लड़का है कौन, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। चामुई कहती है कि वो मुझे जापान में मिला था, और जब मैंने आज उसकी अचानक से आवाज सुनी, मेरा दिल तो काफी तेज धड़कने लगा था। मैंने उससे मिलने के बारे में काफी ज्यादा सोचा और वो अचानक से आज मेरे सामने आ गया। चामुई तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि जू उससे मिलने के लिए वापस आया। अब इसके बाद इंटरव्यू शुरू होता है और इंटरव्यू में जो बंदा यहाँ पर आ रखा था, वो डोरामी से यानी कि चामुई से क्वेश्चन करता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिस दिन उसकी रस्सी टूट गई थी और वो जमीन पर गिर गई थी। चामुई कहती कि उस दिन मैं जब गिरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया और मेरी आंखें बंद हो गई, लेकिन जब मेरी आंखें खुली मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने के अंदर हूँ, जहाँ सब कुछ बस अच्छा ही हो रहा था। लेकिन जल्दी मुझे पता चला कि मैं सच में पूरी दुनिया में फेमस हो गई हूँ। जब चामुई यहाँ पर इंटरव्यू दे रही थी, जब हम जू को देख पाते, वो तो लगातार उसे देखे जा रहा था और काफी ज्यादा स्माइल करे जा रहा था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जू फिर दोबारा से चामुई को ढूंढने लग जाता, लेकिन जब चामुई उसके सामने आती है, उसने अपनी ड्रेस चेंज कर दी थी और अपना पूरा हुलिया चेंज करके वो जू के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाती है ताकि कोई उसे पहचान न ले। चामुई जू से कहती है कि उस दिन हम जापान में डिनर करने वाले थे, लेकिन डिनर साथ में कर ही नहीं पाए, तो हम आज डिनर करते हैं। फिर दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर चामुई को ठंड भी लग रही थी, इस वजह से जू अपना मफलर निकाल कर उसे दे देता है। अब दोनों जब रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, जू यहाँ पर चामुई से कहता है कि मैं बस तुमसे कहना चाहता था कि जो तुमने जापान के अंदर मेरी फोटो क्लिक करी थी और पोस्ट की थी, उसे डिलीट कर दो। चामुई कहती है कि तुम सिर्फ उस फोटो को डिलीट करने के लिए मेरे पास वापस आए। जू कहता है कि हाँ। चामुई कहती है कि और कुछ भी बात नहीं है। जू कहता है कि नहीं। चामुई तो गुस्से से कहती है कि ठीक है मैं कर रही हूँ डिलीट। लेकिन जब वो उस फोटो को देखती है, उस पर मिलियंस में लाइक देखती है, जू से कहती है कि मैं अभी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, अगर मैंने ये फोटो अचानक से डिलीट कर दी तो लोग अलग अलग बातें करेंगे और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा। तो तुम चाहते हो कि मैं ये करूं? ठीक है मैं कर देती हूँ। जू कहता है कि रुको अभी मैं डिलीट करो, मैं इसके बारे में सोचकर बताता हूँ। चामुई जू से कहती है कि क्या ये उस लड़की की वजह से जिससे तुम जापान के अंदर मिलने के लिए गए थे? क्या तुम उस दिन उससे मिले? जू कहता है कि नहीं मैं उससे नहीं मिला उस दिन। तो तुम भाग कर क्यों गए थे?
जू कहता है इस बात को छोड़ो, जैसा मैं पहले था वैसे ही हूँ मैं अभी भी। लेकिन इसके साथ साथ जू चामुई से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बदल गई हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हो अपनी लाइफ को। अब दोनों यहाँ से डिनर खत्म करके वापस जा रहे थे, तभी जू अपना हाथ आगे बढ़ाता है। चामुई भी काफी ज्यादा रोमांटिक तरीके से अपने हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी जू कहता है कि मेरा मफलर मुझे वापस करो, ठंड लग रही है मुझे। चामुई कहती है कि ओ सॉरी। तभी चामुई जू से कहती है कि कहीं तुम सिर्फ मुझसे मिलने के लिए तो नहीं आए थे ना, उस फोटो की वजह से आए हो। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब मैं अब फेमस हो चुकी हूँ तो मुझे उन सब के कॉल्स भी आ रहे हैं जिनके कभी जिंदगी में आए भी नहीं थे, जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ। अब जू के यहाँ पर जाने के साथ ही चामुई अपने असिस्टेंट से कहती है कि क्या तुम जू को इतनी ज्यादा अच्छे से जानते हो? असिस्टेंट कहता है कि हाँ, ये जब तुम बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल के अंदर भर्ती थी, जब ये तुमसे मिलने के लिए हर रोज आया करता था। चामुई को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि उसे जनरल वार्ड के अंदर रखा गया था, मतलब जहाँ पर काफी सारे पेशेंट होते हैं, जिस बात से उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जू को देख पाते हैं जो कि अपनी पास्ट की यादों में खोया हुआ था, जहां हम उसकी गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं। उसने उसे एक लॉकेट दिया था और कहा था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और जब वो दोबारा मिले तो जू ने देखा कि वो लड़की अब उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। चामुई इसके बाद उस लड़की को ढूंढना चाहती थी जिसे जू पसंद करता था, क्योंकि चामुई जानना चाहती थी आखिर उस लड़की के अंदर क्या खास है जो जू उसे इतना ज्यादा पसंद करता है। तभी असिस्टेंट के पास जू का एक मैसेज आता है जिसके अंदर उसने लिखा था कि उस फोटो को वो डिलीट कर दे। इस वजह से चामुई उस फोटो को डिलीट कर देती है जिसके अंदर वो था, लेकिन चामुई को इस बात का दुख भी था कि वो दोनों अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। चामुई तो खुद से कहने भी लग जाती कि मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती, भले ही वो मेरे लिए एक अजनबी था। हमारी मुलाकात सिर्फ एक ही बार हुई थी, लेकिन मैंने उसका कार्ड भी हाथ में ले रखा था, उसका नंबर भी उसे याद हो जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि इसे याद करने के बाद तो मुझे लगता नहीं मैं उसे भूल पाऊंगी। तभी चामुई जू को कॉल करती है और कहती है कि मैंने वो फोटो डिलीट कर दी जो तुमने कहा था। तभी चामुई का असिस्टेंट उससे कहता है कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया जिसे तुमने ढूंढने को कहा था, और वो उस लड़की का नाम लूना कहता है। और चामुई इस वक्त जू के साथ कॉल पर थी। वो जू से कहती है कि तुमने कुछ सुना तो नहीं? मुझे लगता तुमने सब सुन लिया। सीन यहाँ से कट होता है और हम चामुई को जू के पास में देख पाते हैं, उसके घर के बाहर खड़ा हुआ, और वो उससे कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बिना पूछे उस लड़की के बारे में जानकारी निकाली। जू के पूछने पर कि उसने उसे कैसे ढूंढा, चामुई कहती है कि सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स करते हैं और पर्सनल जानकारी भी मिल जाती है, तो बस मुझे उससे पता चल गया। जू तो गुस्से में कहता है कि तुम मेरे अंदर कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही, अब जब तुमने इतना सब कुछ निकाल लिया है तो मैं कुछ बता दूं उसके बारे में। चामुई तो काफी ज्यादा इमर्जिंग फील करते हुए कहती है कि मुझे अभी काफी ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है और तुम मुझे घर के बाहर खड़ा रखकर ये सब सुना रहे हो, मुझे ठंड भी लग रही है। इस वजह से जू कहता है कि ठीक है तुम घर के अंदर आ सकती हो। अंदर आने पर जू सबसे पहले चामुई को कॉफी पिलाता है। अब चामुई के पास यहाँ पर कुछ बातें तो थी नहीं, वो तो बातें घुमाने लग जाती, कभी कहने लग जाती कि तुम्हारे घर के अंदर छोटे बच्चे हो तो तुम मेरे पोस्टर्स ले सकते हो क्योंकि डोरेमोन बच्चों को पसंद है। जू कहता है कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, तुम मुझसे क्या ये बातें करने के लिए आई हो? चामुई कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से मैं कुछ भी बोल रही हूँ। जू कहता है कि तुम जानना चाहती हो ना उस लड़की से मैं मिला या फिर नहीं? हाँ, मैं उस लड़की से मिला था, लेकिन जब तक वो मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। चामुई जू से कहती है कि उस दिन जब हम अलग हो गए थे, उस दिन हमने साथ में डिनर किया होता तो क्या हालात अलग होते? जू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। चामुई कहती है कि हाँ, मैंने उसके कुछ पोस्ट देखे और वो कुछ कॉमेडीज मूवी के अंदर भी है, मतलब वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस है। ये बात चामुई काफी ज्यादा सैड होकर बोल रही थी और वो तो सिर नीचे करके रोने भी लग जाती है, उसके आंसू निकलने लग जाते हैं। जू कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया है? चामुई कहती है कि मैं रो नहीं रही, बस मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है, लेकिन हकीकत में चामुई काफी ज्यादा सैड थी। जिसके बाद जू चामुई से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने कुछ राज बताए और तुम्हारे राज भी कुछ मुझे पता चले, इस वजह से हमारे बीच अब सब बराबर है, तो अब हमें नहीं मिलना है ना? चामुई काफी ज्यादा सैड होकर जू से कहती है कि क्या सच में हम अब कभी नहीं मिलेंगे? जू कहता है कि हाँ, हम कभी नहीं मिलेंगे। चामुई तो काफी ज्यादा सैड होकर यहाँ से जा रही थी। तभी जू चामुई से कहता है कि भले हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, तुम अपना जश्न एंजॉय करना, मैं दूर रहकर तुम्हारे लिए तालियां जरूर बजाऊंगा, तुम्हारे लिए क्लैपिंग जरूर करूंगा। अब चामुई यहाँ से जब जा रही थी तो वो खुद से कहती है कि अब मैं फिर दोबारा से अपनी आंखें बंद करूंगी और खोलूंगी, शायद ये सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाए। चामुई अपनी आंखें बंद करती है और जैसे वो खोलती है वो रेड कारपेट के ऊपर थी। तभी चामुई आगे बढ़ते ही अपने सामने खुद को यानी कि डोरामी को देख पाती है। वो उसी की तरफ बढ़ती है और उसके बिल्कुल क्लोज आकर उसे जोर से धक्का देती है। चामुई नीचे गिरने वाली थी, तभी यहाँ पर एक बंदा आकर उसे पकड़ लेता है।
चामुई को तो समझ में ही नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसके साथ ही हम जू को देख पाते हैं जो कि अपनी एक मीटिंग पूरी करके वहाँ से निकल रहा था। वो जिस होटल के रास्ते से गुजर रहा था अभी वो वहाँ पर चामुई को देख पाता है जो कि डरी सहमी एक जगह पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। जू चामुई से कहता है कि चामुई तुम्हें क्या हुआ है। चामुई काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। हम चामुई को देख पाते हैं जो कि डोरामी को देखते के साथ ही रेड कारपेट पे नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो नीचे गिरती उससे पहले हीरो आकर उसे पकड़ लेता है। वही हम कुछ फिल्म क्रू को देख पाते हैं जो कि बैठे बैठे सोच रहे थे कि अगली कहानी कैसी होगी, उसकी हीरोइन कौन होगी, उसका हीरो कौन होगा। तभी एक बंदा कहता है कि चामुई कैसे रहेगी। डायरेक्टर लेडी कहती है कि तुम्हारा मतलब डोरामी से है ना। वो बंदा कहता है कि हाँ। डायरेक्टर कहता है कि हम रोमांटिक सीरीज बना रहे हैं ना कि हॉरर। लेकिन फिर वो सामने जो बंदा बैठा हुआ था वो बताता है कि हॉरर और रोमांटिक को अगर हम मिक्स करेंगे तो कितना मजा आएगा ऑडियंस को। ये चीज सभी को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ब्लैक एंड पिंक यानी कि ब्लैक पिंक की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ हम जू और चामुई को एक साथ देख पाते हैं जो कि चामुई को एक डॉक्टर के पास लेकर आया था और वो चामुई से कह रहा था कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो चुपचाप डॉक्टर को बता दो। लेकिन चामुई कहती है कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, बहुत ज्यादा अजीब है, मुझे ये बताने के लिए पहले तुमसे ट्रांसलेट करवाना होगा और फिर डॉक्टर को भी पता चल जाएगा, तुम दोनों को पता चल गया तो ये बहुत ज्यादा एम्बैरसिंग हो जाएगा। जू कहता है कि ठीक है फिर कोरिया जाके अपना इलाज करा लेना। चामुई कहती है कि मुझे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास जाना है, मेरी एक मीटिंग है, वो मेरा वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जू कहता है कि इंतजार तो डॉक्टर भी कर रहा है, तुम मुझे क्यों नहीं बताते तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए ना चाहते हुए भी चामुई को बताना पड़ता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जू से कहती है कि मुझे हाल ही में डोरामी दिखने लगी है। वो अचानक से मेरे सामने आ जाती है और हंसने भी लगती है। पहले मुझे लगा था कि ये मेरा हेलुसिनेशन है, लेकिन धीरे धीरे ये हेलुसिनेशन से ज्यादा बढ़ने लगा। मुझे पता है कि अब तुम मुझे पागल बोलोगे। जू तो बस शांत होकर उसे देख रहा था और सिर्फ सुन रहा था। इसके साथ साथ चामुई यहाँ पर डॉक्टर से ये भी कहती है कि जब मैं 7 साल की थी और अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जा रही थी तभी हमारी कार की टक्कर एक दूसरी कार से हो गई थी जिसमें मेरे मम्मी डैडी मारे गए थे। इसके साथ ही हमें उस वक्त का समय दिखाया जाता है जब चामुई हॉस्पिटल के अंदर थी और जू उससे मिलने के लिए आया था। वहाँ पर चामुई के अंकल और आंटी भी आए हुए थे जिन्होंने साफ साफ चामुई के असिस्टेंट से कह दिया था कि चामुई वैसे भी हमारी कौन सा बात सुनती है, इस वजह से हमें उसकी घंटाई फिक्र नहीं है, वो चाहे जो मर्जी करे, मरे या जिए। ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे और जू तो बस एक जगह खड़ा होकर ये सब देख रहा था। बाहर आने पर जू चामुई से कहता है कि अभी तो तुम नींद की दवाई ले लो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इस वजह से कोरिया जाकर अपना इलाज करा लेना सही से। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, डॉक्टर ने बोली थी, इस वजह से मैं तुम्हें ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। और डॉक्टर ने ये भी बोला था कि जब वो तुम्हारी कार का टक्कर हुआ था तब शायद तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी और शायद इसी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा हेलुसिनेशन होते हैं। जू चामुई से कहता है कि मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को कॉल कर दिया है, वो अभी आता ही होगा। चामुई जू से कहती है कि ये कितना ज्यादा अजीब है, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे असिस्टेंट को तो ऐसे ही लगेगा कि मैं कितनी ज्यादा डेस्परेट हो रही हूँ तुमसे मिलने के लिए, इस वजह से पेट दर्द का बहाना बनाकर यहाँ पर आ गई। ये कहने के बाद वो काफी ज्यादा हंसने लगती है और कहती है कि शायद ये मेडिसिन का असर है, लेकिन हकीकत में वो काफी ज्यादा दुखी थी। चामुई जू से कहती है कि आज मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसके बाद शायद हम ना मिले और वैसे भी तुम मेरे ट्रांसलेटर बनने के बाद मेरे बारे में काफी ज्यादा कुछ जान चुके हो, इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं तुम्हारे सामने क्या एक्सप्रेशंस रखूं, हंसूं या उदास हूं। जू चामुई से कहता है कि अभी तुमने नींद की दवाई ली है, इस वजह से यहाँ पर से जाने के बाद ड्रिंक मत कर लेना। चामुई कहते कि क्या ये भी डॉक्टर ने कहा है। जू कहता है कि नहीं, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसके साथ ही चामुई एक बड़ी सी पार्टी के अंदर आ जाती है जहाँ पर काफी सारे लोग उसके पास आ रहे थे और उसके साथ सेल्फी पे सेल्फी लिए जा रहे थे। वहीं बाहर हम जू को देख पाते हैं जो कि बाहर एक जगह पर एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर चामुई को देखे जा रहा था। वही पार्टी में जब चामुई एक जगह पर अकेली खड़ी हुई थी तभी उसे सामने एक बंदा नजर आता है, जिसे देखते ही चामुई कहती है कि ये दिखने में तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, शायद कोई एक्टर होगा, लेकिन मुझे ये इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है। तभी वो उसके हाथ में फोन देख पाती है और सोचती है कि उसे सेल्फी चाहिए, इस वजह से उसके पास जाकर उसी के फोन से एक सेल्फी खींचकर उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो सामने बंदा खड़ा था वो जापानीज था, इस वजह से चामुई को उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी और उस बंदे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। नेक्स्ट डे हम जू को देख पाते हैं जिसे एक डायरेक्टर ने अपने पास बुलाया था। वो उससे कह रहा था कि हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसकी शूटिंग 4 महीनों तक चलेगी और हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है। लेकिन जू डायरेक्टर से कहता है कि मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगा।
क्योंकि 4 महीने मेरे लिए काफी ज्यादा टाइम है। जिसके साथ ही यहाँ से सीन कट होता है और हम जू को देख पाते हैं जो कि लाइब्रेरी में खड़ा खड़ा डिल्यूजन डिसऑर्डर नाम की एक बुक पढ़ रहा था। तभी यहाँ लाइब्रेरी के अंदर एक बंदा हीरो की तरह एंट्री मारता है। इसका नाम जिनसुक था और ये तो सीधा जू के पास आकर उसके गले लग जाता है। फिर रात को दोनों एक जगह पर जाकर कुछ खा रहे थे। विजय संग तो ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। दरअसल वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर आया था क्योंकि जिस डायरेक्टर ने जू को उसकी सीरीज के लिए ट्रांसलेटर बनने के लिए कहा था वहीं पर जी सिंह की गर्लफ्रेंड भी काम करती है। इस वजह से उसने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर भेजा था। जब जी सिंह ज्यादा ड्रिंक कर लेता है उसकी गर्लफ्रेंड उसे यहाँ पर लेने के लिए आती है तो यहाँ पर जू से मिलती है और उससे कहती है कि तुम एक बार फिर से सोचो। इसके लिए जू कहता है कि ठीक है मैं एक बार फिर से सोच लूंगा। नेक्स्ट डे जू फिर दोबारा से उसी डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है और इस बार उसने उन्हें यस बोल दिया था यानी कि हाँ बोल दिया था ट्रांसलेटर बनने के लिए। तभी यहाँ पर डायरेक्टर के साथ जो लेडी आई थी वो कहती है कि यहाँ पर वो हीरोइन भी आ गई है जिसे हमने बुलाया है। वो लेडी जू से ये भी कहती है कि तुम उस हीरोइन से मिल सकते हो जिसके लिए तुम्हें ट्रांसलेटर का काम करना है यानी कि जिसकी बात है तुम्हें ट्रांसलेट करनी है। तभी एक बंदा यहाँ से निकलते हुए कहता है कि मिस चामुई आ गई है। तभी चामुई की वहाँ पर एंट्री होती है और जू तो उसको देखता का देखता रह जाता है क्योंकि उसने कहाँ सोचा था उसकी उससे इस तरीके से फिर दोबारा से मुलाकात हो जाएगी। चामुई भी अपने सामने जू को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। चामुई तो आते के साथ ही जू से कहती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी तुमसे इस तरीके से मुलाकात होगी। जू कहता है कि मैंने कौन सा सोचा था। नेक्स्ट सीन के अंदर हम चामुई का एक इंटरव्यू होता हुआ देख पाते हैं जहाँ एक लेडी उससे कहती है कि तुम्हें बस कैमरे के अंदर देखना है, मैं बस सवाल पूछूंगी जिसका आंसर देना है तुम्हें। अब वो लेडी चामुई से सवाल करती है कि क्या तुम्हें सफर करना पसंद है। चामुई कहने तो वाली थी कि उसे सफर करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता लेकिन तभी अचानक से कुछ आवाज होती है धम और वो रुक सी जाती है। लेकिन जब उससे यही सवाल दोबारा बोला जाता है तो चामुई तो जैसे कहीं खोई जाती है और तभी अचानक से उसे दूर डोरामी खड़ी हुई दिख पाती है जिसे देखते ही वो तो काफी ज्यादा डर चुकी थी और साथ ही वो तो कहीं खो गई थी। यहाँ कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। यहीं पर जू भी खड़ा था, वो भी खड़ा खड़ा लगातार बस चामुई को देखे जा रहा था क्योंकि वो तो जानता था वो डरी हुई है काफी ज्यादा। इंटरव्यू यहाँ पर खत्म होता है और हम डायरेक्टर को देख पाते हैं जिसे चामुई बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तो कह रहे थे कि उसे ना तो बोलना आता है और ना ही कुछ समझना आता है। वही हम चामुई को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर अकेली उदास बैठी हुई थी। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है जिससे चामुई कहती है कि मुझे लगा नहीं था जू यहाँ पर भी आ जाएगा। वे असिस्टेंट कहता है कि जू यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जिस लड़की को हम ढूंढ रहे थे उस लड़की ने उससे ये काम करने की रिक्वेस्ट करी थी। इस वजह से नेक्स्ट डे चामुई जू से मिलती है और उसे कहती है कि जब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ तो इस प्रोजेक्ट से बाहर क्यों नहीं निकल जाते। जू कहता है कि पहले तुम ये बताओ तुम ठीक हो या फिर नहीं हो क्योंकि तुम्हें शूटिंग के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा और तुम बीमार हो गई तो। चामुई कहती कि इससे तुम्हें क्या, तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। जू कहता है कि ठीक है मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगा लेकिन तुम पहले ये बताओ कि डॉक्टर से मिली या फिर नहीं। जू कहती कि हाँ मैं मिली थी। चामुई ने एमआरआई भी कराया था लेकिन उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई थी। चामुई कहती कि डॉक्टर ने कहा कि मुझे कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है। चामुई कहती कि अब तुमने सच जान नहीं लिया है तो तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो। जू कहता है कि मेरे जाने से तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती, जब इतनी ज्यादा परेशान हो तो तुम ये काम कर ही क्यों रही हो। चामुई कहती कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं ये सारा काम छोड़कर घर पर बैठ जाऊं। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो जाओ डायरेक्टर को कह दो कि मुझे डोरामी नजर आती है, वो मुझे पागल समझकर प्रोजेक्ट से खुद ही निकाल देंगे। जू कहता है कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, वो लोग हैप्पी ट्रैवल और एक्साइटिंग रोमांस के ऊपर सीरीज बनाना चाहते हैं और तुम्हारा चेहरा देखकर तो मैं ही डर जाता हूँ क्योंकि तुम कैमरे के सामने इतनी ज्यादा घबरा जाती हो। जू कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो मैं जा रहा हूँ। जब जू यहाँ से जा रहा था वो उससे कहती है कि तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्ट छोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने जो बोला है उसी ने तुम्हें यहाँ पर आने को कहा है ना, तुम उसका कहना कैसे टाल सकते हो। दरअसल चामुई को काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी, उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी जू कहता है कि हाँ जिस लड़की ने मुझे यहाँ पर आने को कहा है उसकी जल्दी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी के दिन मैं यहाँ पर रुकूं। जिसके साथ जू अंदर की तरफ आ जाता है डायरेक्टर से बात करने के लिए। चामुई का असिस्टेंट उससे कहता है कि डायरेक्टर शायद चामुई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तुम उससे बात कर लो ना। जू कहता है कि मैं तो वैसे भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ रहा हूँ, मैं क्या बात करूँ। वो इस बात को डायरेक्टर को बोल नहीं चाह रहा था। तभी सामने से डायरेक्टर की पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है और डायरेक्टर जू से कहता है कि आज हमें साथ में खाना खाना चाहिए, इसके साथ ही प्रोजेक्ट की कुछ बातें भी हो जाएगी। जू कहने तो वाला था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है लेकिन डायरेक्टर तो जबरदस्ती उसे अंदर ले जाता है। इसके साथ ही हम चामुई को देख पाते हैं जो कि एक लिफ्ट के पास आती है और जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो सामने डोरामी को देख पाती है जिसे देखकर उसे डर तो काफी ज्यादा लगता है। लेकिन जो सामने लिफ्ट के अंदर डोरामी खड़ी हुई थी वो उससे कहती है कि आओ लिफ्ट के अंदर आओ। चामुई तो हैरान
परेशान थी कि ये बोलने भी लग गई। लेकिन चामुई फिर भी लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लेकिन जब चामुई लिफ्ट के अंदर आती है तो वो अपने कान बंद करने की पूरी कोशिश कर रही थी। डोरामी तो उसके आगे पीछे जाकर उससे कह रही थी कि तुम इतनी ज्यादा पागल होने की एक्टिंग क्यों करती हो, जबकि चामुई से चिल्लाई जा रही थी कि मुझे तुम्हें नहीं सुनना। तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और लिफ्ट के बाहर डायरेक्टर की पूरी टीम खड़ी हुई थी। अब चामुई तो उनके सामने ऐसी खड़ी होकर बाहर आती है कि सभी लोग डर जाते हैं। वो तो यहाँ पर बिल्कुल डोरामी जैसी एक्टिंग कर रही थी और काफी ज्यादा हंस भी रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर उसका असिस्टेंट जू भी आते हैं और जैसे ही चामुई जू को देखती है वो शांत हो जाती है। चामुई अपने असिस्टेंट को बुलाती है और उसके साथ यहाँ से चली जाती है। लेकिन जू को उसकी इस हालत के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जब जू घर वापस आ गया था तो उसके अंकल किम उससे कह रहे थे कि मैं जिंगसोक की शादी में नहीं जाने वाला। जू कहता है तुम्हारी थोड़ी ना दुश्मनी, तुम तो जा सकते हो। लेकिन मिस्टर किम कहते कि मुझे तुम्हारी शादी में जाना है, ना कि उसकी शादी में जाना है। वैसे तुम्हारी उस एक्टर के साथ बात कहाँ तक पहुँची? जू कहता है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर किम कहते हैं कि तुम जब इतनी रूडली बात करोगे तो कौन सी लड़की तुमसे बात करेगी, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए। तभी जू याद करता है कि उसने सच में चामुई के साथ काफी ज्यादा रूडली बिहेव किया था, काफी ज्यादा रूडली बात करी थी, जिस बात के लिए उसे अभी बुरा लग रहा था। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ चामुई ने जू को एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। जहाँ तक के साथ ही जू सबसे पहले चामुई से कहता है कि मैंने तुमसे काफी ज्यादा रूडली बात कर ली थी, उसके लिए सॉरी। चामुई कहती है कि गलती मेरी भी थी, वैसे प्रोडक्शन वालों का मुझे कोई कॉल भी नहीं आया, मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला गया है। चामुई कहती है फिर तुम शादी वाले दिन क्या करने वाले हो? जू कहता है कि उसकी शादी वाले दिन मैं कहीं पर छुप जाना चाहता हूँ। यहाँ से जाते वक्त चामुई जू से कहती है कि तुम्हें वही काम कर लेना चाहिए जिस काम के लिए मैंने मना कर दिया था। जू कहता है वैसे उन लोगों का मुझे दिन में 1 या 2 बार कॉल आ जाता है। चामुई कहती है कि तुम सच में लकी हो, मेरे पास तो 1 भी बार नहीं आया कॉल। चामुई कहती है कि शूटिंग के दौरान अरोरा भी देखने को मिलता, मैंने वो कभी भी नहीं देखा। जू कहता है कि देखा तो मैंने भी नहीं है, मैं भी वो देखना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ हम अकेले नहीं जा सकते ना। तभी चामुई को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि डायरेक्टर ने उसके लिए कॉन्टेक्ट भेज दिया है। ये बात चामुई जू को भी बताती है, लेकिन ये बात वो काफी ज्यादा दुखी होकर बता रही थी। जू कहता है ये तो खुश होने वाली बात है, तुम इतनी दुखी होकर क्यों बता रही हो? चामुई कहती है तुम्हें सब पता है, फिर उसके बाद भी तुम मुझसे ये कैसे बोल सकते हो? पता नहीं अब्रॉड में जाकर मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मैं वहाँ पर ठीक रह भी पाऊंगी या फिर नहीं, जबकि मुझे वहाँ की भाषा तक नहीं पता। जू तो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुमने तो मुझे उस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने को कहा था, अब तुम मुझसे यही बात कह रही हो कि मुझे भाषा तक नहीं आती। तुम्हें पता है तुम होश में बेकाबू रहती हो और जब बेकाबू होती है तो पूरी तरीके से बेकाबू हो जाती हो। मैं तो अपने दोनों हाथ जोड़ लेती और कहती कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, बस मेरे साथ चल लो, हम साथ में अरोरा भी देखेंगे। चामुई की हरकतें देखकर जू कह देता है कि ठीक है मैं चल लूंगा साथ, वैसे ही मुझे शादी से बचना था, जिसके साथ साथ हम अरोरा भी देख ही लेंगे। और दोनों ये बोलते के साथ ही काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। दोनों काफी ज्यादा हैप्पी थे, काफी ज्यादा खुश थे। हम चामुई को देख पाते हैं जिसे नहीं पता था कि उसकी फिल्म का जो हीरो है वो कौन होने वाला है, उसे ये बात जल्दी पता चलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हीरो को भी ये बात पता चलने वाली थी कि उसकी हीरोइन इस मूवी के अंदर कौन होने वाली है। हीरो को एक टैब दिया जाता है जिसके अंदर वो हीरोइन को देख पा रहा था और वो कहता है कि डोरामी। दरअसल ये डोरामी से काफी ज्यादा डरता था। वहीं दूसरी तरफ चामुई को भी पता चल गया था कि उसकी मूवी का हीरो कौन होने वाला है। वो कहती है कि इस हीरो को तो मैंने पहले भी देखा था। इसी के साथ सीन कट होता है और हम कनाडा का सीन देख पाते हैं जहाँ पर शूटिंग होने वाली थी और सभी लोग कनाडा पहुंच चुके थे। यहाँ पर जो डायरेक्टर था वो चाहता था कि चामुई हीरो के रूम में रहे, लेकिन चामुई का असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है कि चामुई उन्हीं के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसे ओनली कोरियन आती है और वो बाहर किसी से बात करना भी नहीं चाहती। असिस्टेंट चामुई के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है उस हीरो को किस नाम से जाना जाता है? प्रिंस ऑफ रोमांस, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें भी उससे प्यार से बात करनी चाहिए। असिस्टेंट यहाँ से जा रहा था लेकिन वो जाते हुए चामुई से कहता है कि जू सिन भी मेरे साथ ही रुका हुआ है, यानी कि हम दोनों एक ही रूम के अंदर है। जैसे असिस्टेंट यहाँ से बाहर जाता है हम चामुई को देख पाते हैं वो ये सोच कर कि जू उसी के साथ रुका हुआ है, मतलब पास वाले रूम के अंदर ही। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जू सिन का होना उसे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगता था। अब हीरो भी कनाडा पहुंच चुका था और यहाँ पर जो डायरेक्टर था वो जू से कहता है कि उस हीरो ने हमें लगभग मना कर ही दिया था क्योंकि उसे चामुई पसंद नहीं ना, वो तो उसे डोरामी जैसी डेंजरस समझता था। डायरेक्टर जू से कहता है कि तुम ये बात चामुई को मत बताना कि हीरो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। वो कहता है हम रोमांटिक मूवी बना रहे हैं ना, इस वजह से। अगर चामुई को पता चला कि हीरो उसे जरा सा ही पसंद नहीं करता तो उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस नहीं आ पाएंगे अच्छे वाले। जू कहता है कि मैं यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ, यानी कि ट्रांसलेट करने के आया तो मैं ट्रांसलेट करूंगा। लेकिन डायरेक्टर बार बार चामुई का नाम डोरामी डोरामी कर रहा था, जिस बात से जू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है डायरेक्टर से कि उसका नाम डोरामी नहीं है, उसका नाम चामुई है, ये बात आप भी जानते हो, इस वजह से आगे से मुझसे उसका असली नाम लेकर ही बुलाना, वरना मुझसे काम अच्छे से नहीं होगा। डायरेक्टर कहता है कि ठीक है। अब जू चामुई के असिस्टेंट के रूम के अंदर आ जाता है। वो कोरिया से यहाँ पर काफी सारा स्नैक्स लेकर आया था
ताकि उन्हें कोरिया की कमी जरा सी महसूस ना हो। और यहाँ असिस्टेंट सजू को ये भी पता चलता है कि चामुई को ऐसा लगता है कि हीरो उसके बारे में काफी अच्छा सोचता है। असिस्टेंट कहता है कि वो तो पहले भी मिल चुके हैं। जिसके बाद चामुई और असिस्टेंट जब बाहर से अंदर आ रहे थे तभी यहाँ पर एक बंदा आकर असिस्टेंट को अपने साथ ले जाता है और चामुई ऊपर अपने रूम के पास आ जाती है। तो वो ये सोचती है कि मुझे जू से यहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट तो बाहर गया हुआ है ना, उसे कहाँ से पता चलेगा। वो जू के रूम के बाहर जाती है, उसका गेट नॉक करती है तो जू बाहर की तरफ आ जाता है। तो चामुई नौटंकी करते हुए उससे कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि मैं अपने असिस्टेंट से बात कर सकूं। जू कहता है कि मैं तुम्हारे रूम की तरफ ही आ रहा था। चामुई कहती है कि क्यों? जू कहता है क्योंकि तुम्हारा असिस्टेंट ही कॉल पर है। चामुई की तो बोलती बंद हो जाती है। जैसे वो कान पर फोन लगाती है उसका असिस्टेंट तेजी से चिल्ला के कहता है, चामुई तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? चामुई कहती है कि ठीक है मैं रूम में जा तो रही हूँ। लेकिन फोन कट करने के बाद जू उससे कहता है कि तुम मुझसे ही मिलने के लिए आई थी ना? तो चामुई कहती है कि हाँ मैं तुमसे ही मिलने के लिए आई थी, बस तुम्हें बुरा ना लगे इस वजह से मैंने अपने असिस्टेंट का नाम लिया। जू कहता है कि ठीक है वैसे हम बात कर सकते हैं, चलो बाहर चलते हैं। चामुई कहती है कि रूम के अंदर बात करते हैं ना? जू कहता है कि नहीं मुझे तुमसे डर लगता है, मैं रूम के अंदर नहीं जा सकता। फिर दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। बाहर आते ही चामुई जू से कहती है कि तुम्हारी एक्स की शादी का क्या हुआ? जू कहता है उसकी शादी 10 दिन बाद है और मैं यहाँ पर हूँ, इस वजह से मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जू कहता है कि तुम्हारा डोरामी के साथ कैसे चल रहा है? चामुई कहती है कि हाँ वो मुझे नजर तो आती है, मन करता है उसके ऊपर केस कर दूं, लेकिन वो मेरे दिमाग के अंदर रहती है, मैं उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकती। जू कहता है कि वैसे क्या बात करती है वो तुमसे? तो चामुई कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं अपनी पर्सनल बातें। फिर हमें यहाँ पर चामुई और डोरामी की थोड़ी सी बातें दिखाई जाती है पिछली रात की, जहाँ डोरामी चामुई से कह रही थी कि वो भी तो सिर्फ बहाना है, तुम्हें तो जू के साथ टाइम बिताना है और अब तो तुम्हारे मजे मजे है, अब तुम उसके साथ रह सकती हो, घूम सकती हो और दोनों के बीच बहुत कुछ हो सकता है। वही हम जापानीज हीरो को देख पाते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए आया था। तभी वो सामने देख पाता है कि डोरामी उसके लिए कुछ लेकर आ रही है और वो अपनी एक्स उठाती है, सीधा तेजी से हीरो को मारती है। तभी वो उसकी तो आंखें खुल जाती क्योंकि वो सपना देख रहा था। वही जू चामुई से कह रहा था कि अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बता सकती तो ठीक है मत बताओ। चामुई कहती कि तुम रोमांटिक डायलॉग बोल रहे होगे तो तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग होगी। जू कहता है कि फीलिंग वीलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस ट्रांसलेट करने के लिए आया हूँ, तुम दोनों की भाषा को ट्रांसलेट कर दूंगा। जिससे चामुई को बुरा तो लगता है, लेकिन वो थोड़ी सी दूर पर जाती है, वहाँ पर कुछ पत्ते पड़े हुए थे। चामुई कहती कि कल मैं उस हीरो के लिए इन्हीं पत्तों से एक हार्ट बनाऊंगी। फिर चामुई थोड़ी सी सैड भी हो जाती है और कहती है कि शायद डोरामी बिल्कुल ठीक कहती है मुझसे, अभी जितना खुश होना है हो लो, लेकिन जल्दी ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, जल्दी मेरा जश्न खत्म हो जाएगा। जू कहता है कि उसकी बात कभी भी मत मानना, क्योंकि जब तक तुम नहीं चाहोगी कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। चामुई जू से कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगे, भले ही हमारा कोई रिश्ता ना हो लेकिन फिर भी तुम मेरा साथ दोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मुझे एक अच्छा रास्ता दिखाते रहो ताकि डोरामी मुझ पे हावी ना हो। चामुई खुश होकर कहती कि हाँ मैं जीतूंगी। फिर दोनों यहाँ पर खुश होने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जू चामुई से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी दूर से चामुई का असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और चामुई तुरंत ही वहाँ से भागकर उसके पास चली जाती है और असिस्टेंट से कहती कि मैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए यहाँ पर आई थी। नेक्स्ट डे हम शूट की तैयारियां देख पाते हैं, सब कुछ सेटअप हो रहा था, स्क्रीन्स लग चुकी थी, कैमरा सेट हो चुके थे और प्रोडक्शन टीम बिल्कुल रेडी थी। जू भी बिल्कुल रेडी था अपनी बातें ट्रांसलेट करने के लिए। फिर सीन स्टार्ट होता है जहाँ पर हीरो को कुछ बलून्स उड़ाने थे और चामुई को रास्ता दिखाना था और उससे पूछना था कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ढूंढ कर दिखाओ। और इस दौरान हीरो और हीरोइन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और जो जू था वो इन दोनों की बातों को ट्रांसलेट कर रहा था, जापानीज से कोरियन में, कोरियन से जापानीज में। तभी हीरो एक रेड बलून आसमान में छोड़ता है और चामुई को उसके पीछे जाना था क्योंकि इसका मतलब था कि हीरो वहीं पर है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर जाती हीरो वहाँ से निकल चुका था। चामुई को दूसरा बलून दिखता है, इस तरीके से वो इधर उधर भागती रहती है और फिर फाइनली उसे ढूंढ भी लेती है। वही हम अंदर जू को बैठा हुआ दिखते हैं, उसके साइड में डायरेक्टर भी बैठा हुआ था, लेकिन वो इस बार चामुई को चामुई के नाम से नहीं बल्कि डोरामी कह रहा था और जैसे वो डोरामी बोलता है जू उसकी तरफ देखता है। डायरेक्टर तो अपना मुंह बंद कर लेता है, फिर बोलता है हाँ चामुई बहुत अच्छा कर रही है। चामुई हीरो से मिलती है और उससे कहती है कि हम दोनों पहले भी मिले थे, याद है तुम्हें? और अब तो मुझे तुम्हारा नाम भी पता चल चुका है, कुरोसावा हीरो, यही नाम है ना तुम्हारा? अब हीरो सारे बलून चामुई को देता है, लेकिन चामुई के हाथ से वो फिसल जाते हैं और आसमान में चले जाते हैं। चामुई हीरो से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलोगे मेरे साथ? फिर वो हीरो को एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर उसने पत्तों से काफी ब्यूटीफुल हार्ट बनाया था, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से तेज से हवा चलने लग जाती है और हीरो की आंखों के जो लेंसेज थे वो नीचे गिर जाते हैं। इस वजह से हीरो बिना लेंसेज के यहाँ पर शूट नहीं कर सकता था। वो कहता है कि अभी शूटिंग आप लोगों को रोकनी पड़ेगी, जिस बात से चामुई को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने तो अच्छे के लिए वो बनाया था, लेकिन ये सब हो जाएगा उसने नहीं सोचा था।
हम जू को देख पाते हैं जो कि कुछ सही बातें कर रहा था और कह रहा था कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर वो वहाँ पर रखे सारे कोरियन स्नैक्स को एक बैग में भरता है और यहाँ से लेकर चला जाता है। जाते हुए जू को चामुई भी मिल जाती है। वो उसे अपनी कार में बैठा कर ले जाता है क्योंकि उसे भी बाहर की तरफ आना था। अब जू चामुई को एक जगह पर छोड़कर अपना काम करने के लिए चला जाता है। जब चामुई उस जगह पर घूम रही थी तभी हम जू को देख पाते हैं जो कि एक बंदे के पास था। जिस बंदे के पास जू आ रखा था वो एक रेड एनवेलप जू को देता है और कहता है कि इन्हें लेकर आना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बदले जू उस बैग को उस बंदे को देता है और कहता है ये भी काफी ज्यादा मुश्किल था। वहीं चामुई बाहर की तरफ घूम रही थी तभी वो हीरो को देख पाती है जो कि मजे से एक जगह पर घूम रहा था, जबकि सबको उसने ये बोल रखा था कि मेरी आंख के अंदर प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी चामुई के अंदर से डोरामी कहती है कि ये लो, ये पत्थर है और ये उसे फेंक के मारो। लेकिन चामुई उस पत्थर को फेंकती नहीं है। हीरो यहाँ पर चामुई को देख तो लेता है लेकिन नजरें छुपा कर वहाँ से भाग जाता है और ऐसा सोचता है जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। तभी जू चामुई को देखता है एक जगह पर खड़ा हुआ तो वो उसके पास आता है और चामुई उसे बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस हीरो को देखा जो कि यहाँ पर घूम रहा था और तभी डोरामी ने मुझसे कहा कि मैं उसे पत्थर मारूं, लेकिन मैंने उसे पत्थर नहीं मारा। जू कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना, तुम अपने आप पर कंट्रोल करना सीख रही हो। चामुई को यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि जू ने उससे एक बात छुपाई। वो कहती है कि तुम्हें पहले से पता था कि हीरो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। चामुई कहती है कि तुमने तो मुझे वो हार्ट बनाने से भी नहीं रोका, मैं कितनी ज्यादा खुश होकर वो हार्ट बना रही थी, कम से कम तुमने बताया तो होता। ये कहकर दुखी होकर चामुई तो वहाँ से चली जाती है। जिसके साथ ही हम जू को देख पाते हैं जो कि सीधा हीरो के पास आ गया था। हीरो कहता है कि अच्छा तो प्रोडक्शन टीम ने तुम्हें मुझे मनाने के लिए यहाँ पर भेजा है। जू यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं बोलता, वो रेड एनवेलप उसके आगे करता है और कहता है कि अगर तुमने शूटिंग स्टार्ट नहीं करी तो शायद तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा रिग्रेट हो सकता है। जिसके साथ ही हीरो की असिस्टेंट डायरेक्टर के पास आती है और उनसे कहती है कि हीरो ने वापस शूटिंग के लिए हाँ कर दिया है। जिसके साथ ही जू बाहर की तरफ भाग कर आता है क्योंकि वो चामुई को ढूंढना चाहता था और वो चामुई को दूर से देख पाता है। जिसके आगे पीछे कुछ फैंस खड़े हुए थे, वो उसके साथ फोटो ले रहे थे। चीज देखकर जू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फैंस के जाते के साथ ही चामुई जू को देख पाती है और वापस से उदास हो जाती है। तभी जू इधर उधर देखते हुए चामुई से कहता है कि वैसे हीरो ने शूटिंग के लिए हाँ कर दिया है, वो वापस रेडी हो गया है। चामुई जू से पूछती भी कि आखिर वो कैसे माना, लेकिन जू कहता है कि मुझे नहीं पता। अब जब दोनों गाड़ी से यहाँ से जा रहे थे तब जू चामुई से कहता है कि डोरामी ने तुम्हें एक पत्थर दिया था ना, भले तुम उसे फेंकना मत, लेकिन उस हीरो को बता देना तुम्हारे हाथ के अंदर पत्थर है ताकि वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करे, बाकी मैं सब ट्रांसलेट कर दूंगा। चामुई कहती कि अगर मैं गाली दूं तो वो भी ट्रांसलेट कर दोगे। जू कहता है कि पहले मैंने मना किया था लेकिन इस बार मैं कर दूंगा। जब जू जा रहा था तो चामुई उसकी तरफ देखकर अपने सिर के ऊपर एक हार्ट बनाती है और कहती है कि शुक्रिया। जिसके साथ ही शूटिंग शुरू हो जाती है वापस से और इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर हीरो ने शूटिंग के लिए हाँ क्यों बोला। दरअसल हीरो के असिस्टेंट ने जू को बताया था कि हीरो कई बार यहाँ पर आया है लेकिन उसने कभी भी आइस हॉकी नहीं देखी और वो उसका बहुत बड़ा फैन है। बस इसी वजह से जू ने यहाँ पर जो बंदा था उसके साथ डील करी थी कोरियन स्नैक्स के साथ। उसने जू को आइस हॉकी का टिकट दिया था और जू ने उसे कोरियन स्नैक्स दिए थे क्योंकि उस बंदे के बच्चों को वो काफी ज्यादा पसंद थे और यहाँ पर कोरियन स्नैक्स मिलना काफी ज्यादा मुश्किल था जो उसके बच्चों को पसंद थे। हम उस बंदे के बच्चों को भी देख पाते हैं जो कि कॉल पर जू से कहते हैं कि थैंक यू। जू भी कहता है कि तुम्हारे डैडी को भी थैंक यू। इस कनेक्शन के अंदर हम देख पाते हैं कि शूटिंग शुरू हो चुकी थी और चामुई और हीरो एक जगह पर आकर कुछ चीजें खा रहे थे, जहाँ पर चामुई हीरो से पूछती है कि जापानीज में यम्मी को क्या कहते हैं। हीरो बताता है कि ओइशी। ये लोग शूटिंग के दौरान अलग अलग जगहों पर जाते हैं, घूमते हैं, डांस करते हैं और काफी ज्यादा मजे करते हैं। जब सभी एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं तो हम चामुई को देख पाते हैं जो कि घास के अंदर कुछ तो ढूंढ रही थी और इस दौरान हीरो उसे देखे जा रहा था। वो पता नहीं अचानक से उसे काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी, जबकि पहले तो वो उससे काफी ज्यादा डरता था। हम जू को देख पाते जो कि दूर स्क्रीन पर देख रहा था कि चामुई कितनी ज्यादा खुश लग रही है और उसे ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जब चामुई हीरो के साथ खड़ी होकर सनसेट देख रही थी तो वो हीरो को बताती है कि ये सनसेट उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट सनसेट लग रहा है आज, क्योंकि इससे पहले जब भी उसने सनसेट देखा है उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये अच्छा लग रहा है। लेकिन शूट खत्म होने के बाद चामुई को पता चलता है कि प्रोड्यूसर अचानक से कोरिया वापस चला गया है क्योंकि उन्हें कुछ इमरजेंसी काम आ गया था। चामुई यहाँ पर डायरेक्टर के साथ जो लेडी रहती थी उनसे कहती है कि कल का भले ही शूट कैंसिल हो गया है लेकिन हम अरोरा देखने के लिए तो जाएंगे ना, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था, इस वजह से वो लेडी उसे साफ साफ बता दी। उससे पहले यहाँ पर एक बंदा आकर उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन चामुई अब बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अब वो
अरोरा नहीं देख पाएगी, जिसके लिए वो इतनी दूर आई। और उसने जू के साथ अरोरा देखने का प्लान भी तो बनाया था। अब अपने रूम की तरफ आने के बाद उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि हम दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं ना, कि चामुई भी चाहती थी। असिस्टेंट कहता है कि मेरे रूम में आ जाओ। चामुई कहती है मैं 2 मिनट में चेंज कर आई, क्योंकि उसे जू को जो देखना था वो तो काफी ज्यादा रेडी होकर रूम के अंदर आती है असिस्टेंट के पास। लेकिन बेचारी को पता चलता है कि जू तो यहाँ से बाहर गया हुआ है। हम जू को देख पाते हैं जो कि लाइब्रेरी में आया हुआ था। अब चामुई ने जो शूटिंग के दौरान पैनकेक खाया था, जू तो वही पैनकेक खाने के लिए आ जाता है, क्योंकि चामुई ने कहा था कि ये काफी ज्यादा टेस्टी है और जू को भी ये खाकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वही हम चामुई को देख पाते हैं जो कि जू का चश्मा लगाकर उसकी बुक्स पढ़ रही थी। तभी जू रूम के अंदर आ जाता है। चामुई खड़ी होती है और उससे कहती है कि मैं और मेरा असिस्टेंट यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे, क्योंकि कल हमारा ऑफ है ना, कल शूटिंग नहीं है। अब एक काम करती हूँ, मैं भी अपने रूम में चली जाती हूँ। तो उसे घूर घूर कर देख रहा था। दरअसल वो तो उसका चश्मा देख रहा था जो कि चामुई को याद ही नहीं था, उसने लगाया है और वो उसे ही पहनकर अपने रूम में आ जाती है। उसका हाथ उसके चश्मे पर लगता है तो उसे पता चलता है कि जो उस चश्मे को देख रहा था, जो उसका फोन लेकर आता है, जो कि रूम के अंदर वो भूल गई थी, और अपना चश्मा भी ले लेता है। अब जो बाहर तो आया था, लेकिन वो गेट का जो कार्ड था वो तो अंदर ही छोड़कर आ गया था, यानी कि गेट की चाबी अंदर छोड़कर आ गया था। और इतना कम नहीं था, चामुई भी अपने गेट की उसी के रूम में छोड़कर आ गई थी, यानी कि अपने असिस्टेंट के पास छोड़कर आ गई थी। इस वजह से दोनों को नीचे हॉल में आना पड़ता है, जहाँ पर एक सोफा था, और दोनों वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। चामुई कहती कि असिस्टेंट थोड़ी देर में उठ ही जाएगा, तो मुझे उस कहानी के बारे में बता दो जो बुक मैं पढ़ रही थी। दरअसल वो मैंने सही से पढ़ी नहीं थी, इस वजह से जो उसे उस बुक की कहानी सुनाने लग जाता है। और वो सुनाता है कि एक गांव के अंदर एक लड़का था जिसने एक रात चोरी करी, लेकिन उसे कुछ बंदों ने पकड़ लिया। हमें यही तक बताया जाता है। फिर उसके बाद कैमरा दूर जाता है और हम दोनों को हंसते हुए देख पाते हैं। मतलब कहानी इतनी भी मिस्ट्री और हॉरर नहीं थी। सीन कट होता है और हम मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं, जहाँ चामुई की आँख खुलती है और वो खुद को उसी सोफा के ऊपर सोता पाती है। जू वहीं पर बैठा हुआ था। चामुई कहती है कि अब हमें रूम में जाना चाहिए। जू कहता है कि मैं मार्केट जाने का सोच रहा था, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब चामुई कैसे मना कर सकती थी, उसे तो जू के साथ जहाँ मर्जी जाना मंजूर था। दोनों एक साथ मार्केट में आ जाते हैं, काफी सारे फ्रूट्स खरीदते हैं और फिर एक कॉफी कैफे के अंदर भी जाते हैं। यहाँ से जब दोनों बाहर निकलने वाले थे, जू को कुछ काम याद आ जाता है। वो चामुई से कहता है कि वो गाड़ी के पास जाए, बस 2 मिनट में आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर में चामुई को कॉल आता है कि वो तो रास्ता भटक गया है। लेकिन चामुई कहती है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। चामुई ने जू से एक लोकेशन पूछी थी और उसने एक टावर का नाम लिया था, जो कि चामुई को पता था। जू यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर आ रखी थी। वो जू को बता रही थी कि सर कोरिया वापस चले गए, इस वजह से मैं उनकी जगह पर यहाँ पर आई हूँ। जब वो जू से बात कर रही थी, तभी हम चामुई को देख पाते हैं इन दोनों को इस तरीके से बात करता हुआ। वो तो ये देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तभी शिनजी यानी कि न्यू प्रोड्यूसर चामुई को भी देख लेती है और उसके पास आ जाती है। ये तीनों कार से वापस आने लग जाते हैं, जहाँ एक्स गर्लफ्रेंड तो आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। और हम चामुई को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल चुप हो गई थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा सैड थी। तभी अचानक से चामुई को डोरामी दिखने लग जाती है, जो कि चामुई से कहती है कि मुझे तो पता ही था कि तुम काफी ज्यादा सैड होने वाली हो, तुम कितनी ज्यादा खुश होकर यहाँ पर आई थी। डोरामी चामुई से कहती है कि तुमने कितनी सफाई से झूठ बोला ताकि तुम जू के साथ यहाँ पर आ सको, उसके साथ रह सको, जबकि रात को चाबी तुम्हारी पॉकेट के अंदर ही थी। तुम उस लड़की से सवाल क्यों नहीं करती कि उसकी तो शादी थी, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई? और हमें तो कार में आगे चली जाती है और शिनजी से पूछने लग जाती है कि ए लड़की, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हारी तो शादी थी ना? लेकिन डोरामी उसे टच करती उससे पहले ही चामुई अपना हाथ आगे बढ़ाती है और तभी हमें रियलिटी में दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। शिनजी उससे पागल ना समझे, इस वजह से वो शिनजी से सवाल करती है कि तुम्हारी तो शादी थी ना, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई? जी कहती है कि अर्जेंट में एक प्रोड्यूसर की जरूरत थी, इस वजह से मुझे आना पड़ा। अब शिनजी को डाउनटाउन में हीरो से मिलना था, इस वजह से वो जू से कहती कि मुझे वहाँ पर लेकर चलो। और बेचारी चामुई को ये लोग एक जगह पर उतार देते हैं। वो तो प्यार से कह देती है कि तुम दोनों को काम है, तुम जा सकते हो, जबकि उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जैसे जू और शिनजी अंदर की तरफ आते हैं तो जू शिनजी से एक और बार कहता है कि तुम सच बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ जू का ब्रदर शिनजी से शादी की बात कर रहा था। जिन्हें पूछा था कि आखिर वो उससे शादी क्यों करना चाहता है। उसने तो कहा था कि वो तो शादी के लिए रेडी थी, लेकिन शिनजी के दिमाग के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। वो प्रेजेंट में जू को भी पूरी बात नहीं बताती। यहाँ जू अपनी कोट की पॉकेट के अंदर हाथ डालता है, जहाँ वो जू का उठाया हुआ एक पत्ता देख पाता है, जो कि उसने एक रैपर के अंदर पैक कर दिया था। हम चामुई को एक पार्क में एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ देख पाते हैं। वहीं हम हीरो को देख पाते हैं जो कि वहां पर भाग रहा था। तभी उसकी नजर चामुई के ऊपर जाती है। वो चामुई के पास आता है और अपनी जापानीज लैंग्वेज में कुछ कहता है, जो कि चामुई को घंटा भी समझ में नहीं आता। इस वजह से वो तो उदास होकर वापस से बैठ जाती है। हीरो को भी उसका मूड ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से वो उसकी शक्ल देख के वहां पर बैठ जाता है। हीरो को उसकी लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं है, लेकिन फिर भी चामुई कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर अरोरा देखने के लिए आई थी और जिसके साथ देखने के लिए आई थी
वो अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अरोरा देखेगा, जबकि मैंने इतना सारा लक इकट्ठा करा, यानी कि वो पत्तियां जो कि वो इकट्ठी कर रही थी। चामुई तो काफी ज्यादा उदास हो रखी थी। अब हम फिल्म प्रोडक्शन के पूरे क्रू को देख पाते हैं, जो सभी सिंजी की आने से काफी ज्यादा हैप्पी थे, सभी खुश थे। लेकिन यहाँ पर चामुई बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिल्म क्रू की जो एक लेडी थी वो सिंजी से कहती है कि तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना, इसका मतलब तुम यहाँ से जल्दी चली जाओगी। लेकिन सिंजी कहती है कि नहीं, मैं पूरे कनाडा ट्रिप पर जितनी भी शूटिंग होगी उन सभी का काम मैं ही हैंडल करूंगी। और कहती कि शादी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि शादी के अंदर ज्यादा लोग नहीं आने वाले, इस वजह से मैं उसे पोस्टपोन कर सकती हूँ। जबकि जू तो शादी से बचने के लिए यहाँ पर आया था कि उसकी एक्स की शादी हो जाए और उसे बुरा भी ना लगे। इसके बाद हम चामुई को देख पाते हैं, जिसे जू एक जगह पर खड़ा हुआ दिखता है और वो काफी ज्यादा उदास लग रहा था। इस वजह से चामुई उसके पास आती है, उससे कहती है कि आखिर बात क्या है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पर क्या करने के लिए आ गई है। जू कहता है कि जरूर से कुछ और बात है, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चामुई कहती कि तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी पूरी बातें बता देनी चाहिए। लेकिन इससे जू तो उसे ही उल्टा कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे काम के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, तुम अपना काम करो। जू तो गुस्से से चामुई से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी। चामुई को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लेकिन रूम के अंदर आकर चामुई तो काफी ज्यादा रोती है। लेकिन हम डोरामी को देख पाते, यानी कि उसी के दूसरे रूप को, जो कि आराम से अम्ब्रेला के साथ डांस कर रही थी। इसी साथ ही हम नेक्स्ट डे पूरे फिल्म क्रू को उस जगह पर जाते हुए देख पाते जहाँ पर अरोरा दिखने वाला था, वहीं पर शूटिंग होने वाली थी। अब सभी क्रू एक जगह पर पहुंच जाते हैं और शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन चामुई को बताया जाता है कि जू ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा, कि जब वो कार से आ रहा था तो शायद उसकी थोड़ी टक्कर हो गई, लेकिन वो अभी ठीक है। लेकिन अभी के लिए ट्रांसलेटर हीरो की असिस्टेंट बनेगी। चामुई को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जो भी उसने जू को उल्टी सीधी बातें बोल दी थी उसके लिए। अब फिल्म शूट शुरू होता है और हम चामुई को और हीरो को एक जगह पर बैठा हुआ देख पाते हैं, जहाँ उनके आगे आग जल रही थी। हीरो ऊपर देखकर कहता है कि आज बर्फ गिरने वाली है, लेकिन चामुई तो जैसे कहीं पर खो ही जाती है सुनकर। यहाँ पर सब कुछ ठीक तो चल रहा था, लेकिन चामुई का यहाँ पर ध्यान ही नहीं था और साथ ही अरोरा भी नहीं दिखा था, जिसके लिए सब लोग यहाँ पर आए थे। रात को चामुई जू को मैसेज भी करती है, क्या तुम अब ठीक हो। वहीं हम चामुई के असिस्टेंट को देख पाते हैं, जो कि प्रोड्यूसर के लिए यानी कि सिंजी के लिए कुछ तो सूप या फिर नूडल्स लेकर आया था और वो उसे रख ही रहा था। तभी वो थोड़ा सा उसके हाथ पे गिर जाता है और तभी वो फोन पे भी गिर जाता है। सिंजी का फोन था, उस पे कॉल आ रही थी, वो कॉल उठ जाती है। यहाँ जू का ब्रदर सिंजी से कह रहा था कि हम शादी भले ही बाद में कर लेंगे, लेकिन तुम्हें ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है। और ये बात असिस्टेंट ने सुन ली थी। इस वजह से सिंजी तो गुस्सा करती हुई उससे कहती है कि अगर ये बात किसी को बताई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। रात को वो वहाँ पर आ गया था। वो चामुई को मैसेज करता है कि अगर तुम जग रही हो तो बाहर आ जाओ। जैसे चामुई बाहर की तरफ आती है, वो जू से शोरी कहती है उसके बारे में उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था। जू कहता है कि तुमने तो बहुत सारा गुड लक इकट्ठा करा था ना, जरा ऊपर तो देखो। तभी वो आसमान की तरफ देखती है, वहाँ पर अरोरा दिख रहा था, यानी कि अरोरा लाइट्स, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। चामुई कहती कि हम दोनों ने डिसाइड करा था कि हम दोनों साथ में अरोरा देखेंगे, और देखो हम साथ में अरोरा देख रहे हैं। इस वक्त चामुई काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि सुबह से तो बेचारी काफी ज्यादा दुखी थी, यानी कि खुशी का कारण अरोरा से ज्यादा जू था। जू चामुई की तरफ देखता है और हमें वो दिन दिखाया जाता है जब रात को दोनों बाहर सोफा पर सो गए थे। जू ने चामुई की पॉकेट से चाबी गिरते हुए देख ली थी और उसने उसे उठाकर उसी की पॉकेट के अंदर रख दिया था। चामुई यहाँ पर जू से कहती कि तुम्हें पता है, एक लड़का था जिसे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे वो सिखाया और उससे कहा कि भले ही हम साथ ना हुए, लेकिन जब भी तुम चॉपस्टिक उठाओगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। बाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब हम दोनों अरोरा देख रहे हैं, इसका मतलब जब तुम अकेले अरोरा भी देखोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। साथ ही चामुई ये भी कहती है कि बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरिया के अंदर अरोरा नहीं दिखता। जू कहता है कि जैसा अभी चल रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे लगता है कोरिया में भी अरोरा दिख जाएगा। और एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि जू कहीं पर फंसा नहीं था और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था जब वो यहाँ पर आ रहा था, बल्कि वो तो उन पत्तियों को इकट्ठा कर रहा था जो कि चामुई ने गुस्से से फेंक दी थी, जो कि उसने गुड लक के लिए जमा की थी। हम चामुई के असिस्टेंट को और प्रोड्यूसर सिंसी को देख पाते हैं। असिस्टेंट तो सिंसी से कहता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही हो। सिंसी कहती है क्या धोखे से ऊपर कोई भी सजा नहीं होती। भी सिंजी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, सिंजी साफ साफ कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। खैर साफ बोलना भी ठीक है, झूठ बोलने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ हम चामुई और जू को देख पाते हैं, जो कि एक रूम को खोल रहे थे उसकी चाबी से, लेकिन रूम तो खुल ही नहीं रहा था। जू यहाँ पर पूछता है गेट खोलते हुए कि तो तुम्हारा दिन आज कैसा गया। चामुई कहती है कि आज
शूट थोड़ा बहुत ठीक गया था। फिर चामुई तो यहाँ पर हीरो की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है और उसी के बारे में काफी ज्यादा बातें करने लग जाती है कि तो बहुत सारी चीजों से एलर्जी है, उसे ठंड ज्यादा लग जाती है और वो खाना भी ज्यादा नहीं खाता। और मैंने उसका हाथ भी पकड़ा था, वो काफी ज्यादा ठंडा हो रहा था, कहीं उसे कोई बीमार तो नहीं है। जैसे ही जू ये सुनता है उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे तो काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी। और ऊपर से चामुई नहीं रुक रही थी, वो तो आगे भी कहती है कि हीरो की जो स्माइल है वो काफी ज्यादा अच्छी है, वो हंसता है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जू तो गुस्से से उस चाबी को लगाकर तेज तेज खोलने की कोशिश करने लग जाता है कि वो ये गुस्से से कर रहा था, लेकिन फाइनली कैसे तो वो गेट खुली जाता है। नेक्स्ट है ये लोग शूटिंग के लिए एक दूसरी जगह पर आते हैं, जहाँ पर हम हीरो को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर फोटो शूट कर रहा था। हम उसे देखती है, उसके पास आती है और उससे कहती है कि यहाँ के जंगलों की तरफ मत चले जाना वरना भालू आकर तुम्हें खा जाएगा। लेकिन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग के कारण हीरो को घंटा भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या बोल रही है। और चामुई यहाँ पर हीरो को एक कैंडी भी देती है। हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो तो आगे की तरफ चला जाता है और कैंडी को एक डस्टबिन के अंदर डालने ही वाला था कि तभी वो वहाँ पर एक पोस्टर को देख पाता है जो कि भालू का पोस्टर था, यानी कि एक वार्निंग बोर्ड था, यहाँ भालू बना था, जिससे वो समझ जाता है कि चामुई किस चीज की बात कर रही थी। वो भालू की बात कर रही थी कि आगे मत जाना वरना भालू उसे कच्चा चबा जाएगा। शिनजी कहीं पर जा रही थी तो वो जू को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन चामुई उसका हाथ पकड़ती है और पीछे से धीरे से कहती है कि तुम मत जाओ। इस वजह से जू उसकी बात मान लेता है और शिनजी से मना कर देता है साथ आने के लिए। जू चामुई से कहता है कि आखिर तुमने मुझे रोका क्यों? चामुई कहती है कि तुम वहाँ पर जाते फिर दोबारा दुखी हो जाते। जू कहता है कि ओ अच्छा, तो तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? चामुई कहती कि हाँ हाँ वो तो होती है। फिर दोनों यहाँ से अकेले ही दोनों आगे बढ़ने लग जाते हैं, यानी कि घूमने लग जाते हैं और दूर हम पहाड़ों को भी देख पाते हैं क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जू चामुई से कहता है कि थोड़ा सा आगे जाने पर हमें एक झरना दिखेगा, क्या तुम देखना चाहोगी? चामुई कहती कि झरना है, हाँ मुझे भी देखना है। जिसके साथ ही दोनों एक नदी के पास आए थे, लेकिन दोनों को झरना नजर नहीं आ रहा था। कहता है शायद हम गलत रास्ते पर आ गए। चामुई कहती कि इसी नदी के पानी को झरना समझकर यहीं पर बैठ जाते हैं ना। फिर दोनों यहाँ पर बैठकर पानी को हाथ से उठाने लग जाते हैं। चामुई कहती कि ये हमारा झरना है और फिर दोनों काफी ज्यादा खुश थे और चामुई जू की तरफ देखने लग जाती है और वो तो धीरे धीरे उसके क्लोज आती है, उसे किस कर लेती है, लेकिन किस करने के बाद वो अपने मुंह पे हाथ रख के दूर हो जाती है और फिर कहती है कि ये मुझसे डोरामी ने करवाया है। जिसके साथ ही सीन कट होता है और हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सभी लोग एक जगह पर गेम खेल रहे थे और काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। लेकिन हम जू को देख पाते हैं जो कि चामुई को दूर खड़ा बस देखे जा रहा था। जिसके साथ ही यहाँ पर जो डायरेक्टर था वो दो अलग अलग टीम बनाता है और कहता है आज देखते हैं कि दोनों टीमों में से कौन जीतता है। और चामुई और जू की टीम दोनों की अलग अलग टीम थी और यहाँ पर जू की जो टीम थी उसे जू ही जिता देता है, लेकिन चामुई यहाँ पर हार कर भी काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद रात को जब ये लोग वापस जा रहे थे, चामुई हीरो के असिस्टेंट से कहती है कि तुमने तो कहा था हीरो को हारना पसंद नहीं है, फिर इसका मूड तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर हीरो ज्यादा कुछ तो नहीं कहता, लेकिन कहता है कि हाँ मुझे मजा तो होता है आज। जिसके साथ ही चामुई अंदर आकर एक माइक लेकर सभी को बताती है कि मैं यहाँ से 2 दिन में कोरिया वापस चले जाऊंगी, आप लोगों से इटली में मुलाकात होगी। यहाँ सब लोग एक साथ रुके हुए थे, लेकिन चामुई काफी ज्यादा उदास होकर अपने रूम में वापस आ गई थी। तभी चामुई का टीवी अचानक से चल जाता है रात को। जब चामुई उसे बंद करने के लिए आती तो डोरामी उसे कहती है कि तुम डर गई क्या? चामुई तो नीचे बुड़क जाती है। डोरामी चामुई को ऐसा दिखाती है जैसे जू को उसने पकड़ रखा है और वो जू से सवाल करती है कि क्या तुम्हारे दिल के अंदर चामुई के लिए जरा सी ये फीलिंग नहीं है क्या? जिससे चामुई भी जानना चाहती, लेकिन डोरामी चामुई की तरफ देखती हो, उससे कहती है कि इसका जवाब तुम्हें पता है। डोरामी चामुई से कहती है कि तुम जानती हो ना, तुम्हारे लिए इस दुनिया के अंदर प्यार जैसी कोई चीज है ही नहीं। चामुई वो लड़की है जिसकी किस्मत में प्यार लिखा ही नहीं है, तुम सिर्फ दुखी होने के लिए बनी हो। ये लाइन सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे बारे में बात हो रही है। क्या आपको लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट चामुई को जब फ्लाइट पकड़नी थी, वो रोड पर आके खड़ी होती है। असिस्टेंट कहता है कि मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। तभी चामुई के पास जू आ जाता अपनी गाड़ी लेकर और कहता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ सकता हूँ। जिससे तो चामुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है, वो तो भाग कर सीधा गाड़ी में बैठ जाती है। और गाड़ी से जाते वक्त दोनों एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं जो कि उन्होंने पास्ट में की थी, यानी कि थोड़े दिन पहले की थी। जू तो किस वाली बात भी करता है और कहता है कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा और मैं शिनजी से पूरी बात करूंगा जैसा कि तुमने कहा था, ताकि तुम्हें फ्यूचर में कभी भी शक ना हो मेरे ऊपर। चामुई कहती है कि अब हमें पहले की बातें नहीं करनी चाहिए। जू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और दोनों हंसने लग जाते हैं। अब जैसे चामुई एयरपोर्ट पर पहुंचती है, असिस्टेंट उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम्हें पता है क्या, शिनजी है उसकी शादी टूट चुकी है। लेकिन इस बात का अभी जू को नहीं पता। शादी टूटने वाली बात से ही चामुई वापस सैड हो जाती, जबकि वो तो अभी अभी खुश हुई थी। चामुई तो सिर्फ इतना कहती कि मुझे जाना होगा और वो उठकर वहां से चली जाती है। हम जू को देख पाते लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि वो ज्यादातर लाइब्रेरी में ही आता है
पढ़ने के लिए, और तभी उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि सिंजी वहीं पर मिलती है। चामुई भी जू को ढूंढते ढूंढते लाइब्रेरी में आ जाती है। जू सिंजी से बात कर रहा था एक जगह पर बैठकर। चामुई दूर से दोनों को देख पाती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ में काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। तभी अचानक से अंधेरा हो जाता और सामने जो बड़ी स्क्रीन लगी थी उस पर सिंजी जू एक दूसरे के क्लोज आते, फायरवर्क्स चलते और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी डोरामी कहती है कि कितनी अच्छी मूवी थी। चामुई कहती है कि फिर मेरा क्या हुआ। डोरामी कहती है कि तुम तो सिर्फ साइड कैरेक्टर हो। चामुई कहती है कि हमने जो एक साथ वक्त बिताया उसका क्या मैं इस कहानी में मेन फीमेल लीड नहीं थी। डोरामी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीच बीच में ऐसे कुछ सीन आते रहते हैं जहाँ पर साइड कैरेक्टर की जरूरत पड़ती रहती है, लाइक मी। हाँ, मेरी कहानी में मैं साइड कैरेक्टर ही हूँ। डोरामी कहती कि तुम साइड कैरेक्टर हो, इस वजह से तुम्हें साइड ही हो जाना चाहिए, वरना जिंदगी भर दुखी रहोगी। तुम बस ऐसा करो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं और कुछ देखा भी नहीं, बिल्कुल बचपन की तरह। तभी अचानक से टोते हुए चामुई खुद को रियलिटी में पाती है। जब चामुई यहाँ से भाग रही थी तभी दूर से जू उसे देख लेता है। बाहर आने पर जू चामुई से मिलता है, जहाँ पर चामुई उससे कहती है कि अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपनी शादी तोड़ दी है। तो जू कहता है कि हाँ, मुझे पता चल गया है। चामुई कहती कि अब तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सकते हो, उम्मीद है इस बार तुम दोनों खुश होगे। चामुई यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में थी, काफी ज्यादा दुखी थी, वो बिना कुछ कहे जाना चाहती थी, लेकिन जू उससे कहता है कि मुझे पता है तुम गुस्से में कुछ भी बोल दे, तो अब चुपचाप से जो तुम्हारे दिल के अंदर चल रहा है वो मुझे बता दो। चामुई कहती है कि बोलने का फायदा क्या है, तुम तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करते, मेरा ईगो इतना ज्यादा हर्ट हुआ, उसके बाद भी मैंने तुमसे प्यार किया, बस मैं चाहती थी तुम मुझसे पसंद करो। अब जब तुम्हारे एक्स की शादी नहीं हो रही तो तुम्हारा फैसला बदल गया होगा, तो जाओ उसके पास चले जाओ। और तुम हमेशा से जानना चाहते थे ना कि डोरामी तुम्हारे बारे में क्या बात करती है। वो मुझसे हमेशा कहती है कि तुम मुझसे सिर्फ झूठ बोलते हो, तुम मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। उसने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब जाने से रोका है। वैसे भी सच तो यही है, तुम मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते। तो अब बात को यहीं पे खत्म करते हैं और मैं जा रही हूँ। जूबी कहता है कि मैंने सिंजी से बात कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी तरह सब कुछ नहीं बता सकता, तुम हर चीज खुलकर बता देती हो। और यही बात मुझे काफी ज्यादा हैरान करती है। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र करने लगा था, हमारी हर बात मानने लगा था। चामुई क्या थी कि हमारी सिचुएशन में जरा सा ही बदलाव नहीं आया, हम बिल्कुल वैसे ही है जैसे जापान में फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग पर मिले थे, यानी कि एक दूसरे के लिए एकदम अनजान। जू कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ, कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। और चामुई उसे बस दूर से खड़ी खड़ी देख रही थी। चामुई एयरपोर्ट पर पहुंचती है असिस्टेंट के पास और वो वहां पर बैठकर रोने लग जाती है काफी ज्यादा और कहती कि मैंने सब खत्म कर दिया। असिस्टेंट उसे समझा रहा था कि वो चुप हो जाए, वो उसे गले लगाकर चुप करने की भी कोशिश करता है। वही जू भी अकेला बैठा हुआ था उसी जगह पर जहाँ पर एक रात उन दोनों ने चाबी ना होने की वजह से रात गुजारी थी। इसके साथ ही चामुई कोरिया वापस आ चुकी थी। वो एक कॉन्सर्ट में आई थी यहाँ पर एक बंदा आके कुछ तो स्पीच देता है और तभी उसकी स्पीच ट्रांसलेट की जाती है। और यहाँ पर जो ट्रांसलेटर था वो और कोई नहीं बल्कि जू था, जिसकी आवाज जैसे चामुई सुनती है वो तो कहीं खो जाती है। लेकिन यहाँ पर कट होता है और हम जू को उसके ब्रदर के पास देख पाते हैं, जहाँ पर उसका ब्रदर काफी ज्यादा दुखी था और ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। जू अपने ब्रदर को समझा रहा था तो उसका ब्रदर उससे कहता है कि क्या तुम पत्थर दिल हो, लेकिन जू कहता है कि सब कुछ फील तो मैं भी करता हूँ लेकिन मैं किसी को दिखाता नहीं। जब चामुई अकेले लेटी हुई थी वो जू के बारे में सोच रही थी और कह रही थी कि मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा दुखी हूँ लेकिन वो वहाँ पर मजे कर रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं जिस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ वो तो दूसरी जगह पर किसी और के साथ मजे कर रही है। अब हमें चामुई को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आई थी और उसे किसी से मीटिंग करनी थी, किसी से बात करना था। यहाँ पर एक ट्रांसलेटर भी आया हुआ था और जैसे ही चामुई उस ट्रांसलेटर को देख वो दूर से सोचती है कि ये जू है, लेकिन पास जाने पर उसे पता चलता है कि ये जू नहीं है। जब चामुई लिफ्ट पकड़ रही थी तभी एक बंदा कॉल पर बात कर रहा था और कह रहा था कि जूजिन तुम कहाँ पर हो। ये चीज सुनकर तो वो उस लिफ्ट में चली जाती जिस लिफ्ट में उसे जाना भी नहीं था। लिफ्ट में जो बंदा खड़ा हुआ था यानी कि जो आदमी खड़ा था वो कहता है कि तुम जूजिन को सुनकर यहाँ पर आई हो ना, मैं जूजिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि तुम अभी ट्रांसलेट की बात कर रही थी दूसरी लेडी से। अभी लिफ्ट का गेट खुलता है और सामने जूजिन खड़ा हुआ था। आदमी तो वैसे भी चामुई से बात करना चाहता था, इस वजह से उसे साथ लेकर जू के घर पर आ जाता है। वो आदमी कहता है कि ये घर इसका नाम का है खाली, पर रहता तो मैं ही हूँ यहाँ पर। दरअसल ये जू के अंकल किम थे और वापस से वो चामुई को अंदर लाकर घर के बारे में बताने लग जाते हैं कि ये घर जब बना था तब ऐसा था, यहाँ पर इतने लोग आ चुके हैं, यहाँ पर ये चीजें हैं। जैसे जू अंदर की तरफ आता है अंकल किम मुझसे कहते हैं कि जाकर कुछ खाना बना लो और बढ़िया सी डिश बनाना जो कि चामुई को पसंद है। जब जू किचन में खाना बना रहा था तो हम चामुई को देख पाते जो कि दूर से बस उसे ही देखे जा रही थी क्योंकि वो उसी के लिए तो यहाँ पर आई थी। तभी अंकल किंग को भी किसी का कॉल आ जाता है और वो बंदा कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। अंकल किंग कहते कि अभी मत आओ अभी मत आओ। वही चामुई किचन के अंदर चली जाती है जू के पास और उससे कहती है कि तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मैं मदद कर सकती हूँ। ओ यहाँ पर सूप बन रहा है। जू कहता है कि वो बनना शुरू नहीं हुआ है, हाँ जैसे हमारा रिलेशन शुरू नहीं हुआ है। कहता है तुम्हें जाकर बैठ जाना चाहिए। तो वो सूप देखना चाहती थी। चामुई यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाहती थी जू को, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझसे कुछ मत बोलो, मैंने तुम्हें किस भी किया था। और ये कहकर वो तो वहां से
बाहर चली जाती है। जब खाना खाते वक्त झरने की बात होती है तो चामुई तो कहीं पर खो ही जाती है, क्योंकि उन दोनों ने एक झील को अपना झरना बना लिया था। जब चामुई जू से कहती है कि झरने वाली बात याद है, तो वो जू कहता है कि वो कोई झरना नहीं था, हम कई बार बेवकूफी में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। चामुई कहती है कि मैं यहाँ पर बस इसलिए आई क्योंकि तुमने मुझे आखिरी वक्त पर ये बात बोली थी कि उस दिन जापान में ट्रेन की पटरी को क्रॉस करने वाले थे, इसलिए जो हमने साथ में देखा था वो एक झरना ही था। फिर दोबारा से ये कहकर बाहर चली जाती है। वही हम चामुई के असिस्टेंट योंगो को देख पाते हैं, जो कि एक कैब से कहीं पर जाना चाहता था, लेकिन जिस कैब में वो बैठता है उसमें से इंजी बाहर निकलती है, लेकिन वो उस कैब के अंदर अपना बैग भूल गई थी। इस वजह से योंगो को वो बैग लेकर वापस उसके पास आना पड़ता है, लेकिन फिर इंजी के पैर में मोच आ जाती है। इस वजह से योंगो को उसकी हेल्प करनी पड़ती है और उसके पास बैठना पड़ता है। योंगो मोच ठीक करता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। जब शिंजी यहाँ से जा रही थी, योंगो उससे कहता है कि तुम तो अपने फियांसे को धोखा देना नहीं चाहती थी, फिर तुम मुझसे जाकर बात क्यों नहीं करती। शिंजी कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे को पसंद करने लग गए हो, क्योंकि आजकल तुम मेरे आगे पीछे कुछ ज्यादा नहीं घूमने लग गए। योंगो कहता है कि नहीं, बस तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती, वरना तुम साफ साफ उससे बोल नहीं देती। शिंजी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। वो तो योंगो को क्लोज लेकर आती है और उसे किस कर लेती है। योंगो तो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जू का ब्रदर बेचारा उसके पीछे रोता रहता है, और यहाँ इस लड़की को जरा सही फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो मजे में थी। वही हीरो चामुई से मिलने के लिए कोरिया आया था और वो चाहता था कि चामुई उसे कॉल करे तभी वो उससे मिलेगा, लेकिन चामुई का उससे कॉल आता नहीं है। बेचारा वहाँ पर फोटो खींचता रह जाता है और सारे लोग वहाँ से चले जाते, रात हो जाती है। तो वही हम चामुई को सू के घर में देख पाते हैं, जहाँ पर किम चामुई को अपने लिखी हुई एक बुक देते हैं, उस पर सिग्नेचर करके। चामुई कहती कि मैं उस बुक को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकती हूँ ना, तो वो कहते कि हाँ बिल्कुल कर सकती हो, और वैसे ही मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ और साथ ही जू भी तुम्हें फॉलो करता है। जू तो यहाँ पर कब से कुछ पी रहा था, उसके तो मुंह से बाहर निकल जाता है। चामुई कहती कि क्या तुम मुझे सच में फॉलो करते हो। तो जू कहता है कि हाँ, वो जापान में हमारी बात हुई थी ना, जब तुमने कहा था तुम्हारे 10,000 फॉलोवर्स हो जाएंगे, तभी मैंने फॉलो करा था। चामुई कहती कि फिर तो मुझे तुम्हें फॉलो करना चाहिए था। जू कहता है जरूरत नहीं। अंकल किम कहते हैं जब इतनी बड़ी सुपरस्टार सामने बैठकर तुम्हें फॉलो करने की बात कर रही तो तुम मना क्यों कर रहे हो। ये क्या कर वो तो काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। अंकल किम अपना चश्मा गाड़ी के अंदर भूल गए थे, इस वजह से जू उसे लेने के लिए जाता है। अंकल किम भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर अंकल किम उसे कहते हैं कि आखिर तुम चामुई को इग्नोर क्यों कर रहे हो। जू कहता है क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पा रहा, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आपने कहा था ना कि हर इंसान की लैंग्वेज अलग अलग होती है। वो कभी खुद ही ब्रेकअप करती है और खुद ही वापस आकर ऐसा दिखाती है जैसे मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं इसे क्या समझूं। अंकल किम कहते हैं धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करो, उसका लहजा, उसके बात करने का तरीका, वो तुम्हारे पास रहकर कैसे बिहेव करती है, दूर जाकर कैसे करती है, धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश करो। ये कहकर वो तो चले जाते हैं। हम घर में चामुई को देख पाते हैं, जो कि उसी कैसेट को देख रही थी जिसके अंदर जू के फेवरेट सिंगर का गाना था। और वहीं बाहर हम जू को देख पाते हैं, वो भी एक जगह पर खड़ा होकर चामुई के बारे में ही सोच रहा था। जब चामुई यहाँ से जा रही थी, वो जू से कहती है कि तुमने खाना काफी ज्यादा टेस्टी बनाया था, काफी अच्छा था वो। लेकिन जू कहता है चामुई से मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चामुई यहाँ से बुक के साथ वो कैसेट भी लेकर जा रही थी, जिस गाने को जू सुनता है। चामुई यहाँ से चोरी छुप के वो लेकर जा रही थी, लेकिन जैसे ही जू उसे देखता है तो चामुई से कहता है कि अरे पागल लड़की, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था और मैं यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें ये कैसे दूं। अब चामुई जब वापस आ रही थी, वो गाड़ी के अंदर आकर उस कैसेट को देख पाती है, जो कि वो साथ लेकर ही नहीं आई थी, बस उसके ऊपर कवर लेकर आ गई थी। तभी जू का भी उसे कॉल आ जाता है और कहता है कि तुम तो कवर लेकर गई हो खाली। चामुई कहते कि अब तो मैं घर पहुंच गई। जू कहता फिक्र मत करो, मैं लेकर आ रहा हूँ। जू के आने से तो चामुई के चेहरे पर अचानक से काफी ज्यादा खुशी हो जाती है, लेकिन तभी एक गाड़ी वहाँ पर आती है और एक लेडी चामुई से कहती कि तुम्हारे अंकल तुमसे मिलने के लिए आए। चामुई का जो अभी तक खुशी वाला चेहरा था वो तो मुरझा जाता है। जब जू उसे कॉल करता है तो वो भी नहीं उठाती, जिसके साथ ही हम चामुई को देख पाते हैं, जो कि एक शूट पर आई हुई थी, जहां वो एक चेयर पर बैठी थी। तभी अचानक से वहां अंधेरा हो जाता है, चेयर पीछे चली जाती है। चामुई के फेस पर एक लाइट आती है और उसे उसके सामने एक वीडियो चलती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर वो छोटी चामुई को देख पाती है। हमें बचपन का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ उसके डैडी उसके लिए एक क्यूट सा गिफ्ट भी लेकर आए थे। लेकिन एक बार फिर से डोरामी चामुई के पास आती है और उसके सामने बैठकर उसे कहती है कि तुम फिर दोबारा से काफी ज्यादा सोच रही हो। तुम्हें पता है ना, ये सब चीजें तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे यहाँ पर आकर बताना पड़ता है क्योंकि तुम बार बार भूल जाती हो। तुम्हारा दुखी रहना ये सबसे सही है। चामुई तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, वो इस बार पूरी डोरामी वाली हरकतें कर रही थी। वही हम हीरो को देख पाते हैं, उसकी असिस्टेंट उसे जिम में लेकर आई थी। वो जिम कर रहा था तो असिस्टेंट उससे पूछती है कि क्या उस दिन प्लेन के अंदर जब तुम दोनों मिले थे तो तुम्हारा चामुई के साथ कुछ हुआ था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर चामुई नशे में थी और उसने हीरो को किस कर लिया था। हम जू को देख पाते हैं, जो कि जैसे ही अपने घर पर वापिस आता है, वहाँ पर अंधेरा हो रहा था चारों तरफ और बाहर बारिश हो रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें आती है और वो दूसरे रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर चामुई को बैठा हुआ पाता है।
और चामुई यहाँ पर काफी ज्यादा अलग हरकतें कर रही थी, यानी कि वो डोरामी जो बनी हुई थी। इस वजह से जू उससे पूछ ही लेता कि आखिर तुम हो कौन। डोरामी तो स्माइल करते हुए कहती कि तुम्हारी फेवरेट, तुम्हारी प्यारी डोरामी। जू तो पहले कम्प्लीटली शॉक रह जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि जितनी तुम डरावनी लगती थी मुझे, उतनी तुम हो नहीं। और वैसे भी जो भी तुम यहाँ पर करने के लिए आई हो, मुझे तुमसे जरा सी बात नहीं करनी। तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर रहा हूँ। और वो कार बुक करता ही है और कार आ भी जाती है। लेकिन चामुई जो कि अब डोरामी थी, वो तो तुरंत ही जू के घर के अंदर भाग जाती है। जू घर के अंदर आता है और कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तभी डोरामी तो उसके सामने आती है, लेकिन उसने तो ड्रेस चेंज कर ली थी। डोरामी कहती है कि तुम यही पहनकर सोते हो ना। जू तो गुस्से से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर करने के लिए क्या आई हो? क्या तुम कल के लिए मुझसे माफी मांगने के लिए आई हो? डोरामी कहती है कि मैं चामुई नहीं हूँ, और वैसे भी अगर चामुई यहाँ पर आकर तुमसे माफी मांगती है तो उसे माफ बिल्कुल भी मत करना। तो जू कहता है कि मैं उसे माफ करने भी नहीं वाला, मैं उससे मिलने भी नहीं वाला, क्योंकि वो एक दिन कुछ और होती है, दूसरे दिन कुछ और हो जाती है। उसका तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती, और ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ। डोरामी ने यहाँ पर जू के पानी के अंदर कुछ मिला दिया था, इस वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। चाहता हुआ डोरामी एक बार फिर से उससे यही कहती है कि तुम ये सब चामुई को मत बताना। मॉर्निंग जब जू की आँख खुलती है तो उसके सामने योंगू खड़ा होता है, यानी चामुई का असिस्टेंट। जू को तो चामुई की बार बार बातें याद आ रही थी और उसका बचपन के बारे में कहना कि उसे बचपन में कुछ भी नहीं मिला। ये सोचकर जू समझ तो जाता है कि चामुई के साथ बचपन में कुछ तो हुआ था। जब जू एक जगह से जा रहा था तभी वो वहाँ पर चामुई को देख पाता है, जो कि एक ड्रेस वापस करने के लिए आई हुई थी। साथ ही यहाँ पर चामुई जू को देखकर उससे कहती है कि जो भी उस दिन मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन फिर जू को डोरामी की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उसने उससे कहा था कि तुम चामुई को माफ बिल्कुल भी मत करना। जब चामुई अपने असिस्टेंट योंगू के साथ बैठी हुई थी तो वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो कभी, तुमने आंखें बंद करी और जब खोली तुम्हारी बिगाड़ी हुई हर चीज पूरी तरीके से ठीक हो गई हो। क्योंकि चामुई अपना फोटोशूट देख रही थी, क्योंकि उस फोटोशूट के अंदर वो नहीं थी बल्कि डोरामी थी, इस वजह से वो काफी ज्यादा अच्छा हुआ था। नेक्स्ट डे हम हीरो को देख पाते हैं, जो कि जापान से कोरिया आया था एक बार फिर से चामुई से मिलने के लिए। हीरो तो यहाँ पर मिलते के साथ ही चामुई से कहता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था प्लेन में। यहाँ पर हीरो आधी हिंदी सीख रहा था, इस वजह से वो आधी तो हिंदी बोलता है लेकिन आधी जापानीज बोलने लग जाता है, जो कि चामुई के सिर के ऊपर से जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो ये बोलती भी है कि मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन कैसे तो टूटी फूटी हिंदी बोलने के बाद वो कैसे तो चामुई को समझा ही देता है कि उस दिन प्लेन के अंदर तुमने मुझे किस किया था। चामुई तो कम्प्लीटली शॉक थी कि ये मैंने कब कर दिया। यहाँ पर हीरो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन वो जापानीज में बोल रहा था, जो कि चामुई को जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके साथ ही बेचारी चामुई तो वॉशरूम के अंदर आकर खुद से कहने लग जाती है ये सब डोरामी ने किया है। चामुई तो मिरर की तरफ देखती है और कहती है कि क्या मैं अपनी आंखें बंद करके खोलूं तो क्या फिर दोबारा से तुम कुछ ऐसा करोगी जो मेरे लिए परेशानी बन जाए। जैसे चामुई आंख बंद करती है वैसे सीन कट हो जाता है और हम जू को देख पाते जो कि उसी पन्ने को देख रहा था, उसकी बुक के जो पन्ना उसे चामुई की पॉकेट में मिला था जब वो कपड़े वापस करने के लिए आई थी। जू तो सीधा चामुई को कॉल करता है, लेकिन कॉल उठाती है डोरामी और कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ तो बाद में बात करती हूँ। वहीं डोरामी तो काफी ज्यादा एटीट्यूड वाले तरीके से हीरो के पास आती है, उसका सिर पकड़ती है, खुद के क्लोज लेकर आती है, उसे ऐसा लगता है वो किस करेगी, लेकिन वो कान में कुछ तो बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जब चामुई अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से जा रही थी तो वो उससे कहती है कि पहले इटली मैं जाऊंगी, तुम बाद में आना। ये बात डोरामी ने बोली थी, ना कि चामुई ने, क्योंकि अभी वो डोरामी जो बनी हुई थी। जिसके साथ ही चामुई तो सीधा इटली आ जाती है और इटली में आते के साथ ही वो जू से मिलती है। जू चामुई से कहता है कि तुम डोरामी चामुई के पैसों पर इतनी ज्यादा ऐश क्यों कर रही हो, इतनी ज्यादा लग्जरियस लाइफ क्यों जी रही हो। डोरामी कहती है कि हम इंसान तो एक ही है ना। साथ ही डोरामी जू से कहती है कि क्या तुम यहाँ पर डोरामी को हराने के लिए आए हो। अगर तुम ये चीज सोचते हो कि तुम डोरामी को हरा दोगे तो तुम गलत हो, मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ पर जू डोरामी से कहता है कि पूरी दुनिया चामुई को एक रिच लड़की के रूप में देखती है, लेकिन मैं जानता हूँ वो एक गरीब लड़की है। तुम्हारे बदलाव की वजह सिर्फ तुम्हारा पास्ट है। जू कहता है कि अगर चामुई खुश हो जाती है तो तुम डोरामी कभी भी उसके बॉडी के अंदर नहीं आओगी, लेकिन डोरामी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़की कभी भी खुश नहीं हो सकती। डोरामी कहती है कि अब तुम मेरे साथ हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। जिसके साथ ही वो तो बाहर भाग जाती है और बेचारा जू उसका सामान लेकर इधर उधर घूम रहा था और चामुई की हरकतें देख रहा था। आखिर वो डोरामी बनकर क्या क्या कर रही थी। डोरामी को यहाँ पर भूख लग रही थी, इस वजह से जू उसके लिए पिज्जा लेकर आता है। डोरामी कहती है यहाँ पर रेस्टोरेंट तो होगा ना, वो सामने एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या। तो जू कहता है कि हाँ सामने रेस्टोरेंट है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे 6 महीने की सैलरी जाएंगी, इस वजह से यहाँ पर बैठो और पिज्जा खाओ।
सू कहता है आखिर तुम उसकी जगह क्यों ले लेती हो बार बार। डोरामी कहती है कि चामुई कुछ ज्यादा ही सोचती है, वो तो इटली आने के लिए भी इतनी ज्यादा सोच रही थी, इस वजह से मैं खुद ही आ गई। यहाँ पर डोरामी जू से कहती है कि तुम चाहते हो ना कि मैं गायब हो जाऊँ, तो एक काम करो, गर्म कॉफी मिल जाती तो वो खुश हो जाएगी और मैं गायब हो जाऊंगी। जू कहता है फिर खड़ी हो, हम कॉफी पीने चलेंगे। डोरामी कहते है कि मैं यहीं पर बैठूंगी, तुम बस अंदर होकर आओ, यहाँ की बेल बजेगी तो चामुई काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। जू अंदर से कॉफी लेकर आता है, तभी बाहर की बेल बज जाती है और डोरामी चामुई बन जाती है और उसके सामने हीरो खड़ा था, जिसका मतलब यही था कि उसे याद ही नहीं था थोड़ी देर पहले वो जू के साथ में थी और जू इन दोनों को साथ में देख पा रहा था। जिसके साथ ही हीरो और डोरामी तो रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। डोरामी वॉशरूम के अंदर जाकर अपना फोन चेक करती है, जहाँ से उसे पता चलता है कि डोरामी ने उसे यानी कि हीरो को यहाँ पर बुलाया है। चामुई तो बात आगे ना बढ़े, इस वजह से सीधा हीरो के पास आते हैं और उसे कहती है कि डू यू लव मी, यानी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिससे तो चामुई खुश हो जाती है और कहती कि अच्छा है। यही सवाल फिर हीरो भी चामुई से पूछता है, चामुई तो तुरंत ही मना कर देती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर शूटिंग की तैयारियां चल रही थी। जैसे ही चामुई के ईयरफोन के अंदर जू की आवाज आती है, वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पहले जू ने कहा था वो उसके साथ काम नहीं करेगा, लेकिन वो वापस आ गया था उसके लिए। इसके बाद तो जब भी चामुई अपनी आंखें खोलती, वो अपना इंस्टाग्राम देखती, जहाँ पर हर बारी कुछ नया पोस्ट हुआ होता और साथ ही डोरामी हीरो के साथ भी काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी थी, जबकि चामुई को पता भी नहीं था। उसे तो आंखें खुलने पर उसके पोस्ट और जगह से पता चलता, जिससे चामुई काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जब फिल्म क्रू एक साथ बैठे हुए थे, तब यहाँ पर जो सीनियर लेडी थी वो कहने लग जाती है कि शुरुआत में ये दोनों अनजान से थे, लेकिन अब ये दोनों काफी अच्छे से बातें कर रहे हैं। जिसके साथ हम रात को चामुई को देख पाते हैं, जो कि एक रास्ते से जा रही थी और वो एक रेस्टोरेंट में जाना चाहती थी, लेकिन वो बंद हो चुका था। दरअसल वो ड्रिंक करना चाहते थे, क्योंकि ये इस वक्त चामुई नहीं थी बल्कि डोरामी थी, लेकिन उसे तो ड्रिंक करना था। इस वजह से वो तो दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाती है, जहाँ पर उसको उसका सोना मिल जाता है, यानी कि जू मिल जाता है। अभी डोरामी उसे सोना कह के पुकार रही थी। इतना कम नहीं था, जब डोरामी बाहर की तरफ आती है, वो तो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। वो तो एक जगह पर कर नीचे कूदती है, लेकिन जू उसे कैच कर लेता है और वो उसकी गोदी में आ जाती है और वो गोदी में आकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। डोरामी तो बाहर आने के बाद काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, इस वजह से बेचारे जू को उसे अपने ऊपर उठा कर लेकर जाना पड़ता है। बेचारे को काफी ज्यादा सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती है, क्योंकि उसे चामुई को सबसे छुपा कर होटल में जो लेकर जाना था, मतलब रूम में जो लेकर जाना था। इसके बाद तो डोरामी से क्वेश्चन करता है कि जब चामुई शूटिंग के दौरान इतनी ज्यादा खुश लग रही थी, फिर तुम क्यों आई हो? क्योंकि तुम तो उसके पास तभी आती हो ना जब वो दुखी होती है। डोरामी जू से कहती है कि तुम्हें पता है क्या बचपन में इंसिडेंट? चामुई कह रही थी कि मुझे याद नहीं है, वो उसे बहुत अच्छे से याद है। इस बात का जिक्र पहले भी जू के सामने चामुई ने किया था, लेकिन जब उसने कहा था कि जब उसके मॉम एंड डैड की कार टक्कर हुई थी, उसे उस वक्त का कुछ भी याद नहीं है। डोरामी जू को आगे बताती है कि मैं यहाँ पर आने से पहले चामुई की फैमिली से मिलकर आई हूँ। वो लोग बनते तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मैं वहाँ पर गाली नहीं दे सकती थी, बस वो चर्च था ना इसलिए। लेकिन जू तो धीरे से उसके क्लोज आता है और उसके सर पे हाथ रख देता है प्यार से। डोरामी को तो समझ में नहीं आता कि आखिर जू ऐसा क्यों कर रहा है। जू से पूछने पर जू बताता है कि तुम्हें प्यार की काफी ज्यादा जरूरत है, ये बात मैं समझ रहा हूँ। कहकर वो थोड़ा सा आगे चला जाता है और डोरामी तो कहीं पर खो ही जाती है, जैसे उसे अंदर ही अंदर कुछ तो फील हो रहा है जो डोरामी को चेंज कर रहा था। लेकिन डोरामी तो डोरामी थी, वो तो भक्कर आती है और सीधा जू के ऊपर जंप करके उसे कट कर लेती है और कहती है कि मैंने कहा था ना मुझ पर रहम मत दिखाना। दरअसल डोरामी जानती थी कि लोग पहले प्यार करेंगे, रहम करेंगे, फिर उसके बाद वही लोग फिर धोखा दे देते हैं। इस वजह से उसने मान लिया था कि हर इंसान धोखेबाज है और ज्यादातर वो लोग जो लवली बनने का दिखावा करते हैं, यानी कि प्यारी बनने का दिखावा करते हैं। इसके बाद जब शूट हो रहा था, वहाँ चामुई हीरो के सामने इटालियन में कुछ तो लाइंस बोलती है, क्योंकि ओपेरा की लाइंस थी, वो भी इटालियन में। उसे रियलाइज होता है कि उसने वो लाइंस बिल्कुल सही बोली है। वो कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद जब वो जू के साथ बाहर थी, वो इस वक्त डोरामी थी। इस वजह से जू से कहता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में कैमरा है ये किसका है? डोरामी कहती है कि ये तो हीरो का है। भला उसने ये कैमरा तुम्हें क्यों दे दिया? अरे उसने दिया नहीं, मैंने चोरी कर लिया। जू कहता है कि क्या? वैसे तुमने ये चुराया क्यों? डोरामी कहती है ताकि हीरो के ऊपर चामुई एक एहसान कर सके। कैमरा हीरो का फेवरेट है और जब उसे पता चलेगा कि ये चोरी हो गया है और जब उसे चामुई ये ला कर देगी, तो वो उससे काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, काफी ज्यादा प्यार से बात करेगा। डोरामी उस कैमरे को जू को देते हुए कहती है कि ये चामुई को दे देना। जू ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था, यानी कि वो कैमरा नहीं लेना चाहता था। दोनों चलकर आगे बढ़ ही रहे थे, तभी जू देखता है कि सामने पूरा फिल्म क्रू एक साथ बैठकर
पार्टी कर रहे थे और वहीं पर शिनजी भी बैठी हुई थी। इस वजह से वो तो डोरामी को वहाँ से मोड़ लेता है, उसके ऊपर अपना कोट डाल देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन दूर से एक लड़की इन्हें देख लेती है और सभी बोलते हैं कि उसके साथ एक लड़की है ना, क्या वो जू की गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट डे हीरो को कैमरा मिल जाए, इस वजह से जू उसे एक जगह पर रख देता है जहाँ पर हीरो आया था। इस वजह से हीरो पूरे फिल्म क्रू के साथ उस कैमरे को ढूंढने के लिए आता है। लेकिन जू के दिमाग के अंदर तो सिर्फ यही बात चल रही थी कि चामुई ने उसकी उस कैमरे से फोटो तो क्लिक नहीं करी थी। लेकिन अभी डोरामी गायब हो रखी थी और चामुई अपने रियल रूप में थी और उसे वो कैमरा मिल जाता है और वो कहती है कि हीरो मुझे कैमरा मिल गया है, जिससे हीरो खुश हो जाता है क्योंकि वो उसका फेवरेट कैमरा था। चामुई उस कैमरे को लेकर भागते हुए हीरो के पास जा रही थी, तभी एक जगह पर जू आकर उसे वहाँ से खींच लेता है। जू कहता है कि कैमरा मुझे दिखाना, ये कहीं से टूटा तो नहीं है, मैं चेक कर लूँ एक बारी। और वो उसका मेमोरी कार्ड निकाल कर अपने पास रख लेता है और वो चामुई को दे देता है और चामुई को पता भी नहीं चलने देता। जू ने यहाँ पर बहुत टाइम बाद चामुई से बात करी थी, इस वजह से चामुई कहती है कि कितने दिनों बाद मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। लेकिन उसे थोड़ी ना पता था कि जू डोरामी से रोज बात कर रहा है। इसके बाद वो फोटोग्राफर जिसने हीरो को वो कैमरा दिया था वो यहाँ पर हीरो से मिलने के लिए आती है। चामुई को वो कैमरा ढूंढने के लिए शुक्रिया भी कहती है। दरअसल ये फोटोग्राफर यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर एक एग्जीबिशन होने वाला था। वही हम जू को देख पाते हैं, वो उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पर वो अक्सर डोरामी के साथ जाया करता था। यहाँ पर जो एक बंदा था वो जू के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज यहाँ पर नहीं आई, मुझे लगा था वो आज भी यहाँ पर आकर कुछ बनाएगी। जू कहता है कि क्या? फिर वो आदमी जू को कुछ ड्राइंग दिखाता है क्योंकि डोरामी जब भी यहाँ पर आती थी वो बनाती थी। ये उन्हीं फ्लावर्स की फोटोज थी क्योंकि चामुई लक के तौर पर इकट्ठा कर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका लक कभी खत्म हुए क्योंकि वो जू के साथ रहना चाहती थी। वही हम चामुई को एग्जीबिशन में एक फोटो के पास देखते हैं, एक अरोरा की फोटो के पास, जिसे देखकर उसे उस दिन की याद आ जाती है जब उसने जू के साथ बैठकर अरोरा देखा था। और ये चीज सोचकर ही चामुई की आंखों में आंसू आ गए थे, वो काफी ज्यादा रोने लगी थी। लेकिन तभी वो अचानक से डोरामी बन जाती है और वहाँ से चली जाती है, सीधा जू के पास आती है। वो भी काफी प्यार से चलती हुई। जू को तो ऐसा ही लगता है कि वो चामुई है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है वो डोरामी है। यहाँ पर आते ही डोरामी जू से कहती है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए क्यों आती हूँ? क्योंकि हकीकत में चामुई तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन वो तुमसे मिल ही नहीं पाती, तुमसे कुछ बोल ही नहीं पाती। वो अब भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है, भले ही उसने कह दिया था कि वो तुम्हें छोड़ रही है। और तुम्हें पता है चामुई को पता है कि उसके मॉम एंड डैड कैसे खत्म हुए? उसकी मॉम ने उसके डैड को खत्म कर दिया था, लेकिन चामुई बस खुद से झूठ बोलती है कि उसने कुछ नहीं देखा, जबकि उसे सब कुछ याद है। और तुम्हें पता है हकीकत में चामुई क्या सोचती है? वो प्यार के लायक ही नहीं है और साथ ही वो ये भी नहीं चाहती कि तुम उससे नफरत करो। बताते हुए डोरामी हंस रही थी, लेकिन जू तो उसको देखे जा रहा था और उसे जोर से हक कर लेता है। लेकिन डोरामी यहाँ पर धीरे से कहती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चामुई को छोड़ दो, वो हैप्पी रहेगी और यही हमारी हैप्पी एंडिंग होगी। इसके बाद जब चामुई एक जगह पर बैठी हुई थी, वो वहाँ पर बैठे डायरेक्टर्स की आवाज सुन पाती है जो कि बात कर रहे थे उस रात की जब उन्होंने जू को एक लड़की के साथ में देखा था। इसे सुनकर चामुई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो तो सोच में पड़ जाती है कि सुजिन क्या सच में ऐसा कर सकता है? वो किसी और लड़की के साथ घूम सकता है? वो इस वक्त अपना सिर दीवार में मार रही थी, तभी हीरो आकर उससे कहता है कि उसे दुख रहा होगा और उसका फोन देखता है जिसके अंदर वो सुजिन को मैसेज कर रही थी। वो तो उसके हाथ से फोन ले लेता है, लेकिन चामुई इस फोन को छीन लेती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, जबकि हीरो के हाथ में झटका लग गया था। फिर जाते हुए चामुई उससे कहती है कि मैं डोरामी हूँ, मुझसे दूर आ करो। अब चामुई जू के पास पहुंच जाती है। चामुई यहाँ पर फर्स्ट टाइम उसे बेबी शो न कहकर पुकारती है। को तो एक बार को ऐसा लगता है कि डोरामी आ गई है, लेकिन वो अभी डोरामी वाले रूप में नहीं थी। चामुई यहाँ पर सीधा जू से कहती है कि कल रात तुम क्या किसी लड़की के साथ थे? अब यहाँ पर जू को डोरामी की बात याद आती है, उसने कहा था कि तुम चामुई को छोड़ दो, तुम दोनों के लिए यही अच्छा है। इस वजह से जू चामुई से कहता है कि हाँ मैं कल किसी लड़की के साथ था, और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो लड़की मुझे सोना बुलाती है। चामुई कहती है कि क्या ये सच है? जू कहता है कि मैं सच बता सकता हूँ, क्या तुम सुन सकती हो? चामुई कहती है कि ठीक है, मुझे नहीं सुनना। चामुई दुखी थी और कहती है कि मैं तुम्हारी शोना तो थी नहीं इस वजह से, लेकिन तुम्हारी नई शोना के लिए कांग्रेचुलेशंस। लेकिन जू को ये चीज करके ये चीज सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो तो बाहर चला जाता है। इसके बाद पूरे फिल्म क्रू को उस जगह पर जाना था जहाँ पर जू की मदर रहा करती थी, क्योंकि इन्हें उस जगह की जरूरत थी जहाँ जू फिल्म क्रू के साथ उस जगह पर पहुँच तो जाता है, लेकिन सभी उसकी मदर से मिल लेते हैं, लेकिन उसकी मदर उसे ही देखना चाहती थी और वो तो प्रोडक्शन वाले रूम में बैठकर अपनी मदर को देख रहा था और कह रहा था कि मैं काफी वक्त बाद आपको देख रहा हूँ, बाल काफी ज्यादा सफेद हो गए, उम्मीद है आप अब भी खुश रहती होंगी। जिसके साथ ही शूटिंग भी शुरू हो जाती है और यहाँ पर हीरो और चामुई काफी ज्यादा चीजें करते हैं, साथ घूमते हैं, कल्चरल चीजों को एंजॉय करते हैं। जिसके साथ ही जब चामुई जू की मदर से मिलती है तो उनसे मिलकर वो काफी ज्यादा खुश होती है और साथ ही उन्हें कहती है कि जो सामने कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर से आपका बेटा आपको देख रहा है, अगर आप कुछ बोलना चाहती हो तो आप बोल सकती हो। जू तो मन के अंदर कह रहा था कि ये लड़की ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों करती है। वो तो अपना ईयरफोन जू की मदर के कान में लगा देती है
ताकि वो जू से बात कर सके। मदर जू से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर की तैयारियां करी है, तुम जरूर से आना। जू कहता है कि ठीक है। मदर कहती है हम मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे, तुम जल्दी से आना। फिर अपना ईयरफोन चामुई को वापस कर देती है। लेकिन शूट के बाद चामुई को पता चलता है कि जू अपनी मदर से बात करता ही नहीं था। इसलिए चामुई कहती है कि मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। चामुई कहती है कि तुम अपनी मदर का बना खाना तो खा सकते हो ना। जू कहता है कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता। जू कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अकेला खाना खाने के लिए नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जू कहता है कि 13 साल बीत गए, मैंने अपनी मॉम से बात नहीं करी 13 सालों से, और मैं आज इतने वक्त बाद उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। लास्ट टाइम हमारे बीच थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, इस वजह से हमने कभी बात ही नहीं करी। चामुई कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तो वहाँ पर भी फालतू की बातें करूंगी और वहाँ पर कुछ भी चीज पढ़ोने नहीं दूंगी। मरियम मदर को देख पाते है जो कि अपने हाथों से खाना बना रही थी, उनसे बन नहीं रहा था सही से, क्योंकि वो अपने बेटे को अपने हाथ का बना खाना खिलाना चाहती थी। इस दौरान मदर को छोटी सी चोट भी लग जाती है। जू जैसे ही रूम के अंदर आता है, वो अपनी मदर को एक दूसरे बंदे के साथ में देख पाता है जिसने उसकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसे किस कर रहा था, जिससे कर जू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो सीधा उसके पास आता है और उसे उठा दूर बुड़का देता है। इतना कम नहीं था, जो बंदा गिरा था वो वापस से जू से लड़ने के लिए आता था। दोनों यहाँ पर बच्चों की तरह लड़ने लग जाते पागलों की तरह। दरअसल यहाँ पर जो बंदा जू की मदर के साथ में था वो जानता ही नहीं था जो लड़का अभी यहाँ पर आया है वो उनका बेटा है। मदर जू से कहती है कि पहले आराम से बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी। जू कहता है कि ये आदमी है कौन। मदर कहती है कि हम जल्दी शादी करने वाले हैं, डिनर पे मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी। जिसके साथ यहाँ पर दोनों माँ और बेटे एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ने लग जाते हैं। इन चामुई दोनों का झगड़ा सुलझाना चाहती थी, इस वजह से वो नौटंकी करती जैसे वो गिर गई है। जिसके बाद जब जू चामुई के साथ बैठा हुआ था, चामुई जू से कहती है कि जब तुम्हारी लड़ाई उस बंदे से हुई तो तुम्हारी मोम ने तुम्हारा साथ दिया, उसे पता कितना मारा। इस वजह से जब तुम नेक्स्ट टाइम अपनी मदर से मिलो तो उनसे प्यार से बात करना। तभी जू की मदर उसे अपने पास बुलाती है और दोनों साथ में बैठे हुए थे। और इस बार जू चामुई की बात मानकर अपनी मदर से काफी प्यार से बात करता है और कहता है कि पिछली गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। मदर कहती है कि हाँ, उस वक्त मैं दूसरी बातों में भी उलझी हुई थी और मैंने सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया था। मेरी फ्रस्ट्रेशन खत्म हुई तो मुझे रियलाइज हुआ जो मैंने किया वो गलत था। मदर जू से कहती है कि मैंने तो तुम्हें बचपन में टाइकोंडो भी सिखाया था और जूडो कराटे भी, फिर भी तुम अभी लड़ाई में काफी ज्यादा कमजोर लग रहे थे, तुम्हें लड़ाई में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जू कहता है कि हाँ, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। जू कहता है कि आपने तो खाना बनाया होगा ना, लेकिन मदर कहती है कि मैंने खाना बनाया तो था लेकिन वो खाने लायक नहीं है। जब ये दोनों यहाँ पर प्यार से बातें कर रहे थे, हम चामुई और उस दूसरे बंदे को एक साथ देख पाते जो कि दरवाजे पे खड़े इन दोनों को देख रहे थे दूर से। इसके साथ ही शादी वाला दिन भी आ जाता है। यहाँ सभी फिल्म क्रू वाले बंदे भी आ रखे थे, यानी कि पूरी टीम आ रखी थी। यहाँ पर सभी शिंजी से कह रहे थे कि जल्दी तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। शिंजी आज यहाँ पर सभी को कह देती है कि मेरी शादी नहीं होने वाली, मेरी शादी कैंसिल हो चुकी है। बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। जिसके बाद शिंजी योंगू से मिलने के लिए भी जाती है, यानी कि चामुई के असिस्टेंट से मिलने के लिए, क्योंकि ये अब उसे पसंद करने लग गई थी और उससे कहती भी कि मुझे अब जू के ब्रदर की याद नहीं आती। वही हम शादी में देख पाते जहाँ पर सभी लोग एक साथ डांस कर रहे थे, वो भी बहुत अजीब तरीके का, मतलब यहाँ का कोई ट्रेडिशनल डांस था। लेकिन जू पीछे बैठा सभी को देख रहा था। सबसे ज्यादा उसका ध्यान सिर्फ चामुई के ऊपर था। वो उसे इतना ज्यादा खुश देखकर खुद भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी उसे डोरामी की बात याद आ जाती है जिसने कहा था अगर तुम चामुई को खुश देखना चाहते हो तो उसे दूर ही रहना, यही उसके लिए अच्छा होगा। इसलिए वो तो वहाँ से उठकर कहीं पर चला जाता है और जब चामुई फ्री होती है तो वो चारों तरफ सिर्फ जू को देख रही थी। चामुई तो उसे ढूंढते ढूंढते एक जगह पर आ जाती जहाँ पर सोफा पर उसे उसका फोन नजर आता है। इस पर एक इटालियन में मैसेज आ रखा था। चामुई को तो ऐसा लगता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड का है, लेकिन तभी अचानक से जू भी वहाँ पर आ जाता है और चामुई थोड़ी सी साइड होती है, वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। जू यहाँ पर आते के साथ ही चामुई से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें जाना नहीं है क्या, पार्टी में जाओ और एंजॉय करो। चामुई कहती कि मैं तुम्हें बस गुड बाय कहने के लिए आई थी, कल हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है। जू कहता है कि अच्छा बाय बोलने के लिए, ठीक है अब मैं चलता हूँ। लेकिन उसे जाते देख चामुई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे रोकती है और कहती है कि मैंने जो किया था उसके लिए सॉरी, और मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे हेट नहीं किया। जब मैं शूटिंग के दौरान तुम्हारी आवाज सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हम दोनों एक साथ हैं। अब जब सब खत्म हो ही गया है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए, मैं जाती हूँ। चामुई यहाँ से जा तो रही थी लेकिन जू उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था। चामुई कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुरा लगेगा। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड, उसी ने कहा था मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, इसलिए आप जाओ। जाने से पहले चामुई जू से कहती है कि क्या वो लड़की मुझे जानती है। जू कहता है बहुत अच्छे से, आज से तुम बिल्कुल आजाद हो, अपना ख्याल रखना। तो ये कभी मत सोचना कि तुमसे कभी कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। इसके बाद हम वही सीन देख पाते हैं
जो हमें इस सीरीज के शुरुआत में देखने को मिला था। चामुई हीरो से कह रही थी कि इस शूटिंग के दौरान हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जाने लग गए ना। यहाँ हीरो अपनी जापानीज लैंग्वेज में चामुई से कुछ बोलता है। चामुई जू से कहती है कि जो भी इसने बोला है मुझे बताओ क्या बोला है, लेकिन जू की तो आवाज ही नहीं आ रही थी। जू कहता है हीरो ने कहा है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ चामुई। चामुई जू से कहती है कि मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ, बताओ मैं क्या बोलूँ। जू कहता है जो तुम्हें कहना है वो कहो, मैं बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर दूंगा। चामुई कहती है कि ठीक है तुम ट्रांसलेट मत करो, मैं खुद ही समझा दूंगी। चामुई स्माइल करती है और शुक्रिया कहती है। इसी के साथ इस फिल्म शूट का आखिरी दिन भी खत्म हो जाता है, यानी कि पैकअप। शूटिंग के बाद योंगू चामुई के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर हैप्पी एंडिंग हो ही गई। चामुई कहती है कि नहीं, इस फिल्म के एंड में एक सैड सॉन्ग है क्योंकि दोनों लोग अलग हो जाते हैं। तभी चामुई अकेले में जाती है और उन बातों को याद करती है जो कि डोरामी ने कहा और जू ने कहा था। दोनों की बातें सेम थी। जाने से पहले हीरो चामुई के साथ ओपेरा देखना चाहता था, इस वजह से उसने वहाँ की बहुत महंगी टिकट भी करवाई थी, जिसके लिए चामुई हीरो को अरिगातो भी बोलती है, यानी कि शुक्रिया बोलती है जापानीज में अरिगातो। तभी चामुई के फोन पर एक वीडियो आती है और वो वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। तभी बाहर आते के साथ ही चामुई को हीरो की असिस्टेंट दिखती है, क्योंकि चामुई की हील्स देखकर उसे कहती है कि ये हील्स बिल्कुल वैसी है जैसे उस रात जू की गर्लफ्रेंड ने पहनी थी। तभी चामुई उस वीडियो को देखती है जो कि उसके फोन पर आई थी। ये डायरेक्टर ने उसे भेजी थी, क्योंकि जू जब सब चले गए थे वो स्क्रीन पर चामुई को देखकर अकेला बैठा काफी ज्यादा रो रहा था, जो देखकर ही चामुई को पता चल जाता है कि वो उससे दूर होना नहीं चाहता। लेकिन चामुई खुद से कहती है कि अगर उसने कहा था ना कि मैं खुश रहूं तो मैं खुश रहूंगी। तभी डोरामी उसके अंदर से कहती है कि हाँ अब भी तुम डरपोकों की तरह किसी जगह पर जाकर खुद को बंद कर लो, छुप जाओ, जैसा कि तुम हमेशा करती हो। तभी चामुई अपनी आंखें बंद करती है और उसकी आंखें कहीं और खुलती है और चामुई खुद को बचपन वाले घर में पाती है। इसके साथ ही चामुई बाहर की तरफ आ जाती है, जहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका था और वो जैसे जैसे रास्तों पर चल रही थी उसे डोरामी के फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे, कैसे वो एक छोटी बच्ची से मिली थी और वो दिन जब वो एक जगह पर लटक रही थी और जू की गोद में कूद गई थी और उसे सोना कहकर भी पुकार रही थी। ये सारी चीजें चामुई को याद आ रही थी, जिसके बाद तो चामुई बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जिसके साथ ही हम जू को देख पाते हैं एक जगह पर उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एक फोटो आती है। उसे देखते ही जू तो भागता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है। जैसे जू वहाँ पर पहुंचता है वो चामुई को देख पाता है और इस बार चामुई को डोरामी वाली भी सारी बातें याद आ गई थी। वो जू को ये बता देती है और साथ ही उसे वापस से सोना कहती है, जैसे हर बारी उसे सोना कहकर डोरामी चिढ़ाती थी। जू कहता है कि तुम्हारी यादें तो गायब हो जाती है ना। चामुई कहती कि उन यादों में तुम थे, इसलिए वो कभी गायब हो ही नहीं सकती थी। चामुई जू से कहती कि मैं हमेशा से डरती थी कहीं मैं तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज आ जाऊं और फिर दोबारा से मेरा दिल टूट जाए, इसी वजह से मैंने खुद को रोक लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं दूर जाने पर तुम्हें और ज्यादा याद करने लग जाऊंगी। जू कहता है कि तुम एक पागल लड़की, तुम हमेशा डरती क्यों हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और अलग होना भी हुआ तो हो जाएंगे। पर हकीकत में जू तो उससे दूर होना ही नहीं चाहता था। चामुई कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जू तो सीधा उसके क्लोज जाकर उससे किस कर लेता है। अब बाहर बारिश भी होने लगी थी, इस वजह से दोनों को जगह पर आना पड़ता है। पर जू ने एक जगह ले रखी थी पहले से ही, इस वजह से दोनों उस जगह पर आ जाते हैं। जब चामुई यहाँ पर आती है तो उसे डोरामी का वो फ्लैशबैक याद आता है जब डोरामी ने जू के ऊपर जंप कर लवली बाइट की जगह डेंजरस बाइट कर लिया था। चामुई उस दिन के बारे में पूछती है और उसकी चोट के बारे में पूछती है, तो जू कहता है कि हाँ वो पहले से ठीक है। चामुई जू से कहती है कि क्या हम सच में अलग हो जाएंगे। जू कहता है कि हाँ हमारा अलग होना तो तय है, फिर भले ही कल हो या परसों, जब तक हम एक साथ हैं एंजॉय करते हैं ना, और 1 महीने तक तो वैसे भी हम एक साथ ही है ना, तुम बिल्कुल भी मत डरो। रात को जब दोनों एक साथ बैठे हुए थे तभी यहाँ की लाइट चली जाती है। तभी चामुई जू से कहती है कि अब यहाँ की लाइट चली गई, अब हमें क्या करना चाहिए। जू कहता है कि तुम क्या चाहती हो। चामुई कहती है कि मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। वो ये बोलती है कि तभी जू तो सीधा उसे किस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिल्म क्रू को देख पाते हैं जो कि एयरप्लेन में बैठे थे कि तभी डायरेक्टर को ऑनलाइन एक न्यूज मिलती है जहाँ पर चामुई की बात हो रही थी। यहाँ रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड एक रेमन की शॉप चलाता था जापान के अंदर, जब चामुई उसकी गर्लफ्रेंड थी। तभी उस लड़के की एक प्रेग्नेंट वाइफ भी थी और इसी दौरान 8 अप्रैल के दिन चामुई ने एक फोटो भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, जिसे उसने बाद में डिलीट कर दिया, जिससे लोगों को लगता है कि वही उसका बॉयफ्रेंड है। इस न्यूज को नेगेटिव तरीके से फैलाया जा रहा था। इस वजह से सभी लोगों को फिक्र थी कि कहीं उनकी मूवी के ऊपर नेगेटिव पीआर तो नहीं होगी, इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। वही हम हीरो को भी देख पाते हैं। चामुई के दूर जाने की वजह से इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था, उसने बेहोशी की काफी ज्यादा दवाई खा ली थी, लेकिन उसकी असिस्टेंट आकर उसे कैसे तो संभाल लेती है और जब वो होश में आता है तो वो अब ठीक था और जू उसके सामने था। तभी हीरो की असिस्टेंट आकर कहती है कि
चामुई एक बड़े स्कैंडल में फंस गई है। ये हम चामुई को देख पाते हैं जो कि रिपोर्ट्स को देखकर कह रही थी कि उस धोखेबाज लड़के ने धोखा मुझे दिया और ऊपर से मुझे गलत बता रहा है। वो तो गाली देने वाली थी इसकी। तो चामुई की ये न्यूज तो हर तरफ वायरल हो गई थी कि उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है जिसकी रेमन की शॉप है और उस बंदे को चामुई ने धोखा दिया है, जबकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब प्रेग्नेंट थी तो उसने गर्लफ्रेंड क्यों बना रखी थी। ये फिल्म क्रू को भी पता चल जाता है कि चामुई गलत नहीं है बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड गलत है। डायरेक्टर लेडी तो कहती है कि साला एक नंबर का कमीना है। इसके बाद ये न्यूज कैसे तो सॉल्व हो जाती है क्योंकि जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो खुद ही अपनी वाइफ के साथ चामुई से मिलने के लिए आ जाता है। साथ ही एक्स बॉयफ्रेंड चामुई को शुक्रिया कहने के लिए पे आया था क्योंकि उसकी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गया था। वही हम चामुई की स्टेप मदर को भी देख पाते हैं जिससे चामुई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके बाद सू जब रात को अपने घर पर आता है तो वो चामुई को देख पाता है जो कि पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी। उसे ऐसा लगता है जैसे ये डोरामी है और वो बिल्कुल यही कहती है कि मैं डोरामी हूँ, लेकिन उसकी आवाज से ही जू को पता चल जाता है कि ये डोरामी नहीं है। लेकिन फिर भी चामुई मानती नहीं है और कहती है कि मैं डोरामी हूँ और मैं यहाँ पर ये कहने के लिए आई हूँ कि तुम्हें चामुई से दूर रहना चाहिए। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और जू समझ जाता है कि चामुई काफी ज्यादा परेशान है और उसके भले के लिए ही वो उसे दूर करना चाहती थी। जू कहता है कि अरे हम अलग होने वाले हैं, फिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो। चामुई कहती है कि अब मैं डोरामी बनी हुई हूँ तो मैं चामुई कैसे बनूंगी। जू कहता है कि ऐसा समझो ये जो तुमने कपड़े पहन लिए डोरामी की नकल करते हुए इसे उतार दो और ये सोचना तुम चामुई बन गई हो। चामुई बिल्कुल ऐसे ही करती है, उस नई ड्रेस को उतार देती है, अपनी आंखें बंद करता है और खोलता है और कहता है कि ओह चामुई यहाँ पर। और फिर उसे देखकर काफी ज्यादा हंसता है और फिर उसे हक कर लेता है। इसके साथ ही नेक्स्ट डे दोनों अलग भी हो जाते हैं। चामुई कोरिया पहुंच चुकी थी, कहता मैं रात को मिलने के लिए आऊंगा। चामुई कहती कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। अब इनकी मूवी का आखिरी सीन एडिट करना था, इस वजह से चामुई को फिल्म क्रू वाले अपने पास बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि हीरो को भी हमने वहाँ पर बुलाया है। और साथ ही यहाँ पर चामुई को ये बात भी पता चलती है कि जापान में जो उसके खिलाफ न्यूज फैली थी उस गलत न्यूज को भी हीरो ने ही बंद करवाया था, जिससे चामुई को अच्छा लगता है। चामुई को यहाँ पर यह बात भी पता चलती है कि हीरो ने जो फिल्म की एंडिंग में जो उससे डायलॉग बोला था, जो बातें बोली थी वो उसने सच में बोली थी, दिल से बोली थी, यानी कि वो उसे सच में पसंद करता था। लेकिन चामुई को ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म का सीन है, लेकिन फिल्म क्रू वाले उसे बता देते हैं कि ऐसा नहीं था, जिससे चामुई को हीरो के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। जब दोनों स्क्रीनिंग के लिए बैठे हुए थे चामुई हीरो से कुछ क्वेश्चन करना चाहती थी और हीरो भी इस बात को समझ जाता है। इस वजह से वो चामुई से कहता है कि तुम्हें जो भी पूछना तुम पूछ सकती हो। और जो एंडिंग का डायलॉग था, जो बातें थी मेरी, वो सच थी क्योंकि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम बस में जू को देख पाते हैं जिसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि जिनसी मिल जाती है वहाँ पर और वो भी पास्ट की बातें बताने लग जाती है उसे कि वो भी उसे काफी ज्यादा पसंद करती थी पास्ट में और आज वो भी उससे पूछ लेती क्या तुम भी मुझे पसंद करते थे। दोनों तरफ सेम सिचुएशन चल रही थी। जू जिनसी से कह देता है कि हाँ मैं भी उस वक्त तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी भी ये बताऊंगा। वही चामुई जब हीरो के साथ खड़ी हुई थी वो उससे कहती है कि तुम फिल्म के अंदर काफी ज्यादा चार्मिंग लग रहे थे, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हीरो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और तुम्हें पता है कि मैं हमेशा क्या सोचती थी, मैं सोचती थी कि किसी दिन तुम्हारे जैसे चार्मिंग बंदा मुझे मिले और मेरी जिंदगी भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाए, मैं भी हैप्पी हो जाऊँ। हीरो तो चामुई की तरफ देखता है और कुछ जापानीज में बोलता है। चामुई कहती कि मुझे अपनी जरा सी भी नहीं आती। हीरो कहता कि सच में तुम बेवकूफ हो और हंसने लग जाता है। वहीं जिनसी और जू के भी दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। वहीं मंगल किंग को देख पाते हैं जिनसे जू ने कहा था कि वो चामुई की फैमिली से मिल ले और वो बिल्कुल ऐसे ही करते, लेकिन चामुई की जो मदर थी वो कहती है कि आपका बेटा कितना भी अच्छा हो लेकिन उससे कहो कि वो चामुई से दूर रहे। जैसे जू को यह आता है वो तो सीधा चामुई से मिलता है। चामुई कहते कि जू तुम बहुत ज्यादा थक गए होंगे, तुम्हें जाकर सोना चाहिए। जू कहता है एक बात सच कहूँ, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं 2-3 दिन ना सोऊं वो चल जाएगा लेकिन तुमसे ना मिलूं ये नहीं चलेगा। इसके साथ ही दोनों रात को एक बहुत ऊंचाई वाली जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो पूरे शहर को देख पा रहे थे। ऊपर से पूरा शहर लाइट से काफी ज्यादा जगमगा रहा था, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वही हम शिंजी को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर बैठी हुई थी। वहाँ योंगू आता है और उसे प्रपोज कर देता है। योंगू कहता है कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन शिंजी कहती है कि मैं साथ रहने के लिए रेडी हूँ लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। इसके बाद हम चामुई को देख पाते हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास आई थी जिसे वो बता रही थी कि मुझे पहले डोरामी दिखती थी लेकिन वो अचानक से अब बंद हो चुकी है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अब मेरे पास एक ऐसा इंसान है जिसे मैं सब कुछ बता देती हूँ, वो भी बिना कुछ सोचे। जिसके बाद चामुई जू को कॉल करती है और कहती है कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि जो मुझे दिखाई देती थी वो डोरामी नहीं थी, वो कोई और है, यानी कि उसकी वजह कुछ और है। चामुई कहती कि हाँ ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जैसे वो यंगू के लिए कुछ लेने के लिए जाती है तभी उसे वहाँ पर उसकी मदर दिखती है जो कि उसके पास आती है और उसे कहती है कि बचपन में तुम बिल्कुल भी लालची नहीं थी लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे फेमस होने के बाद तुम काफी ज्यादा लालची हो गई हो। वहीं दूसरी तरफ चामुई के स्टेप डैड के पास आए थे और उसे कह रहे थे कि बचपन से हमने चामुई को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से रखा है। वो कहता है कि यही आपकी गलती थी। वही मदर तो चामुई से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास पैसा बहुत है लेकिन फालतू की चीजें खरीदना बंद कर दो। वही स्टेप डैड जू को बता रहे थे कि चामुई की मदर बहुत ज्यादा खतरनाक लेडी थी
लेकिन जू कहता है कि जो भी आप बताने के लिए आए हो उससे पहले ही चामुई ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वही चामुई भी अपनी मदर से कह देती है कि जू को उसके बारे में सब कुछ पता है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, आखिर मेरा पास्ट कैसा था। हमें यहाँ पर ये चीज भी पता चलती है कि चामुई की स्टेप मदर ने कभी भी उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचा, बस वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और यही उनकी गलती थी जो उन्हें अब रियलाइज हो रहा था। और हमें यहाँ पर ये बात भी पता चलती है कि जो चामुई की मदर थी उनकी शक्ल बिल्कुल उसी की जैसी थी, वो थोड़ी सी इविल थी, इस वजह से वो बिल्कुल डोरामी थी, मतलब वही डोरामी थी। और चामुई की मदर ने उससे कहा था कि वो कभी भी खुश नहीं रह सकती और ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। चामुई तो रियलिटी में बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है वो खुद को एक बिस्तर पे लेटा हुआ पाती है जहाँ डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। इसके बाद चामुई अपनी स्टेप फैमिली के पास आती है और उनसे पूछती है कि आखिर मेरी मॉम कहाँ पर रहती है, मुझे उनसे मिलना है ताकि मैं उनसे दूर हो सकूं, उनकी यादों से दूर हो सकूं। जिसके बाद चामुई जू से मिलने के लिए भी आती है। वो तो जा रही थी यहाँ से, लेकिन जाते हुए जू से कहती है कि मैंने कहा था कि हम अलग भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सच में चाहती हूँ कि हम कभी भी अलग ना हो और जब मैं वापस आऊंगी हम फिर दोबारा से डेट करेंगे और मुझसे लड़ना मत। जू कहता है कि अब मुझे तुमसे डोरामी की तरह डर नहीं लगता। इसके साथ ही कुछ वक्त बीत जाता है और हम एक ठंडी सी जगह पर जू को देख पाते हैं। उसके सामने बर्फ गिर रही थी और वो कह रहा था कि पता नहीं चामुई कैसी होगी। जू कहता है मेरा मन करता है इस घर को बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन चामुई को ये घर पसंद है, मैं बेच भी नहीं सकता। इसके बाद वापस से पूरा फिल्म क्रू एक साथ मिलता है, पूरी फिल्म की टीम मिलती है एक साथ और साथ में पार्टी भी करते हैं। और आज क्रिसमस का दिन था और जू रात को एक जगह से जा रहा था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम साथ में तारे देखना चाहते हो। जू कहता है कि बिल्कुल। जिसके साथ ही जू तो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ से आसमान में काफी सारे तारे नजर आ रहे थे। वो अकेला बैठा ही था, तभी उसके साइड में चामुई आकर बैठ जाती है और जू की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आई। जू तो बस चामुई को देखे जा रहा था। तुम बोल क्यों नहीं रहे, गुस्सा हो क्या? अगर गुस्सा करना है तो गुस्सा कर सकते हो। जू तो आगे बढ़ता है और उससे किस कर लेता है। अब यहाँ पर दोनों हैप्पी होकर किस करते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो की जोर से कर देना और वीडियो को हाइप तो सबसे पहले करना।